अध्याय 311 भयानक कठपुतली क्लोन। जब यह विशाल पत्थर की मूर्ति प्रकट हुई तो पूरे दिव्य दरबार में सभी ने इसे देखा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह रुद्र देवदत्त का काम है तो वे तुरंत गंभीर हो गए। ईश्वर, दिव्य दरबार में एक रहस्यमय सत्ता है। यदि कोई बड़ी घटना न हो तो वे लगभग कभी भी संसार में प्रकट नहीं होते। अब जब रुद्र देवदत्त सामने आ गया है तो वह जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। दो विशाल पत्थर की मूर्तियों को स्थापित करने के बाद रुद्र देवदत्त ने दो और मूर्तियां बुलाईं, एक ऊपर और एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, ताकि नानटेन के द्वार की रक्षा की जा सके। चार विशाल पत्थर की मूर्तियां प्रकट होने के बाद रुद्र देवदत्त ने मंत्र को सक्रिय किया और उन्हें अपने कठपुतली क्लोन में रूपांतरित कर दिया। रुद्र देवदत्त द्वारा लॉग इन करके प्राप्त की गई वस्तुओं में ये दो पत्थर की प्रतिमाएं अत्यंत दुर्लभ खजाने हैं। इनमें न केवल अमर पूजनीय के 9वें दर्जे की शक्ति है, बल्कि इनके शरीर अर्ध अमर सम्राट के हमलों का भी सामना कर सकते हैं। ये चारों पत्थर की मूर्तियां स्वर्ग के चारों राजाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से कुछ पत्थर की मूर्तियों के चेहरे सौम्य हैं, कुछ के चेहरे क्रोधित हैं और कुछ के चेहरे हिंसक हैं। उठना। एक गहरी आवाज के साथ चारों पत्थर की मूर्तियों की आंखें अचानक तेज रोशनी से चमक उठी और उनके शरीर से धीरे धीरे भयानक कंपन निकलने लगे। महज एक सांस से ही दिव्य दरबार में मौजूद अनगिनत लोग कांप उठे। हे भगवान, ये कौन सा लोक है? अमर स्वामी, असंभव। दिव्य रक्त संप्रदाय के 4 संरक्षकों ने भी मुझे इतना प्रबल दमनकारी अनुभव नहीं कराया। ये हो सकता है। अचानक ही उसके मन में एक बेहद भयावह विचार उत्पन्न हुआ। अमर भगवान कठपुतली। जब यह विचार मन में आया तो कई लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही किसी ने अपना सिर हिला दिया। सच कहें तो अमर लॉर्ड पपेट की संभावना बहुत कम है। पूरे 10,000 सितारों के क्षेत्र में किसके पास अमर भगवान की कठपुतली है? यहाँ लगभग कोई बल नहीं है और उनके दिव्य न्यायालय में 4 हैं। क्या ये बेतुका नहीं है? बहुत नकली। और अभी अभी जो राहत मिली वह बस एक क्षणिक सांस थी। शायद ये सिर्फ एक गलत निर्णय था। जल्द ही किसी ने अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोका। रुद्र देवदत्त को इन बातों की परवाह नहीं थी। नानत्यानमेन और 4 स्वर्गीय राजाओं की स्थापना का उद्देश्य किसी को भी अनायास ही दिव्य दरबार में प्रवेश करने से रोकना था। साथ ही इसका उपयोग शुवानटिन क्षेत्र की रक्षा के लिए भी किया जाता था। हालांकि वह अपना अधिकांश समय शुवानटिन क्षेत्र में बिताता था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह एक दिन अनुपस्थित नहीं रहेगा। इन चारों स्वर्गीय राजाओं को यहाँ की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। ये सभी रुद्र देवदत्त के क्लोन थे और चेतना के सागर में रुद्र देवदत्त ने एक परिसम्राट स्तरीय संरचना भी दर्ज की थी। यदि वास्तव में उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से होता तो परिसम्राट भी इसे कुछ समय के लिए टाल सकता था। परिसम्राट के नीचे वालों की बात करें तो उनकी हत्या लगभग आकस्मिक रूप से हुई थी। स्थिर नहीं। रुद्र देवदत्त कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर भी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह पिछले कई सालों से हानली को अक्सर देखता रहता था और अनजाने में ही उसके प्रति एक स्थिर धारणा बन गई थी। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र देवदत्त ने सुनहरे कवच पहने एक और कठपुतली निकाली। चारों स्वर्गीय राजाओं के शरीरों की तुलना में उनका शरीर अत्यंत छोटा था, जिसकी कुल ऊंचाई केवल 3 मीटर थी, लेकिन उनके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। प्रत्येक हाथ में एक हथियार था। यह अब तक की सबसे बेहतरीन कठपुतली है जिसे पाने के लिए उन्होंने समझौता किया है, और ऐसी केवल एक ही कठपुतली है जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। इस कठपुतली में न केवल 3रे दर्जे के अमर सम्राट की शक्ति है, बल्कि इसका भौतिक शरीर 5वें दर्जे के अमर सम्राट का भी सामना कर सकता है। साथ ही इस पुतले की 6 आंखों में 6 प्रकार की महान शक्तियां समाहित हैं। यदि केवल एक ही शक्ति हो तो वह साधारण अमर सम्राट से भी कमजोर हो सकती है, लेकिन जब इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो ये बेहद भयावह हो जाता है। सुनहरे कवच वाली कठपुतली ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी कुल्हाड़ी को जमीन पर रख दिया और बीच में सीधी खड़ी हो गई। ये सब करने के बाद रुद्र देवदत्त ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब आखिरकार दिव्य दरबार की छवि में थोड़ा सुधार हुआ है। दरवाजे पर एक अमर सम्राट पहरा दे रहा है। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? ये सब करने के बाद रुद्र देवदत्त लुकआउट क्लाउड माउंटेन की चोटी पर लौट आया। अचानक प्रकट हुए उन 5 कठपुतलियों के लिए दिव्य दरबार के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि वे बहुत शक्तिशाली हों और अमर राजा की साधना रखते हों, लेकिन उनके लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वे रुद्र देवदत्त से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। रुद्र देवदत्त दिव्य दरबार का डिंगहाई शेनजेन है। ठीक उसी समय जब रुद्र देवदत्त शुवानटिन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से लेटा हुआ था, वानशिंग क्षेत्र में कहीं कई दैत्य एकत्रित हुए। कुल मिलाकर 6 दैत्य थे।
वे सभी वांशिक क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं और अमर पूजनीय स्तर की साधना प्राप्त कर चुके थे। बीमिंग अमर स्वामी भी आरंभ में उन्हीं में से एक थे, जो लिंग्युन संप्रदाय की एक जागीरदार सेना थे। आप सभी को पता है कि आज आपको यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है? एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे बोला। उसने बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे और बिना क्रोध के वह राजसी दिख रहा था। क्या ये वही बेमिन साम्राज्य वाला नहीं है जिसके बारे में दाओयू लिंग्युन बात कर रही है? एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया। अमर पूज्य लिंग्युन ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। वानशिंग क्षेत्र पर कई वर्षों से हमारी 6 प्रमुख शक्तियों का नियंत्रण रहा है। अब एक और अमर पूजनीय व्यक्ति आ गया है। इसका मतलब है कि सभी को कुछ संसाधनों का त्याग करना होगा। या शब्दों के पहले भाग को सुनकर सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। वूजी महल के वूजी अमर पूज्य ने पूछा, या फिर क्या? लिंग्युन अमर पूज्य ने चारों ओर देखा और फिर हल्के स्वर में कहा, बिल्कुल, इसे नष्ट कर दो। दिव्य दरबार ने हाल के वर्षों में बहुत तेजी से विकास किया है और मात्र 10 लाख वर्षों में इसके अधीन अमर राजाओं की संख्या 30 से अधिक हो गई है। इसकी नींव मजबूत है और स्वर्ग को चुनौती देने का मौका जरूर मिलेगा। मुझे संदेह है कि ये दिव्य न्यायालय उस समय के सर्वोच्च दिव्य निकाय से संबंधित हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो। इस समय उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी और उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। जब दूसरों ने ये सुना तो उनकी आंखों में आग सी चमक उठी। यदि उनका वास्तव में ईश्वर के सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है तो वे ईश्वर के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। भले ही वह अपूर्ण हो, फिर भी यह उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। लिंग्युन अमर स्वामी ने सम्मोहन जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी साधना लंबे समय से स्थिर है। अब यह एक शानदार अवसर है। आखिरकार दिव्य दरबार में एक अमर स्वामी विराजमान है और उनकी शक्ति अभी भी स्पष्ट नहीं है। यदि आप उन पर हमला करना चाहते हैं तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई उनकी पीठ में छुरा न घोंप दे। इसलिए एकता प्राप्त करना अपरिहार्य है। लाल रक्त अमर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथी ताओवादी, मुझे खेद है कि यह इतना आसान नहीं है। सर्वोच्च दिव्य दरबार जैसे सर्वोच्च दानव की विरासत शक्ति इतनी सरल कैसे हो सकती है जितनी दिखती है? अमर स्वामी लिंग्युन कुछ देर रुके। वाकई उनके मन में ऐसे ही संशय थे। यदि ये दिव्य न्यायालय वास्तव में सर्वोच्च दिव्य न्यायालय से संबंधित है तो ये सबसे भयावह बात होगी। उनके पास कुछ अप्रत्याशित तरीके अवश्य होंगे। इसीलिए वह इन लोगों को मनाना चाहता है। जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तो वह सुरक्षित महसूस करता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वह इन लोगों को कमान सौंप सकता है। खैर, मैं अमरता के अंतिम चरण में हूं और बहुत तेज दौड़ सकता हूं। 6 लोगों में से एक शुरुआती चरण का अमर है, इसलिए समय आने पर सबसे पहले वही मरेगा। अन्य लोग भी बार बार उपहास उड़ाते रहे। वे अमर स्वामी के स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लिंग्युन अमर स्वामी के धोखे में इतनी आसानी से नहीं आ सकते थे। इसी क्षण दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ फिर से बात की। मुझे खेद है कि आप लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इस दिव्य न्यायालय का मूल सर्वोच्च दिव्य न्यायालय से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। अधिक से अधिक इसका नाम मात्र एक जैसा है। सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से गायब है और इससे जुड़ी कोई खबर भी नहीं है। अब अचानक एक दैवीय अदालत सामने आती है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? मुझे लगता है कि इस दिव्य दरबार को शायद किसी तरह का अवसर मिला होगा जिससे वह जल्दी से दर्जनों अमर राजाओं का निर्माण कर सका। जहां तक नाम की बात है, ये नाम एक अहंकारी व्यक्ति को मिला है। जब बाकी लोगों ने ये सुना तो वे सब चुप रहे, जाहिर तौर पर इस कथन से सहमत होते हुए। सर्वोच्च दिव्य न्यायालय से किसी भी प्रकार का संबंध रखना वास्तव में निरर्थक है। अध्याय 312 भयभीत अमर सम्राट। इस पर बाकी सभी लोग मुस्कुराए और यह स्पष्ट था कि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। 10,000 सितारों के क्षेत्र से आए एक बाहरी व्यक्ति रुद्र देवदत्त के लिए वे सभी उसे बाहर निकालने को प्राथमिकता देते थे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे पक्ष के पास कोई ऐसा अवसर हो सकता है जो उनकी मदद कर सके। इस संभावना के आधार पर हर कोई रुद्र देवदत्त को मारना चाहता था और इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। लेकिन एक और समस्या थी, इतने सारे लोगों के साथ इसे कैसे बांटा जाए। चर्चा जल्दी जल्दी हुई, लेकिन जल्दी ही समाप्त भी हो गई। हालांकि सभी ने रुद्र देवदत्त को मारने और दिव्य दरबार को नष्ट करने की इच्छा जताई, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इस हमले की अगुवाई नहीं की।
इस स्तर पर उन्हें अधिक स्थिर रहना होगा और वे आवेग में आकर सीधे कोई कदम नहीं उठाएंगे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी थी। दिव्य दरबार में वह अमर पूजनीय कौन थे? सतही तौर पर तो 6 प्रमुख शक्तियां सामंजस्य में प्रतीत होती थीं, लेकिन वे गुप्त रूप से एक दूसरे से लड़ रही थीं, इसलिए उन्हें थोड़ी चिंता थी कि दिव्य दरबार के पीछे स्थित अमर पूज्य उनके लोगों के साथ मिली भगत कर रहा है। दूसरे, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दिव्य न्यायालय का सर्वोच्च दिव्य निकाय से कोई संबंध है, या क्या दिव्य न्यायालय को कोई गहन अवसर प्राप्त हुआ है? ये केवल उनके अनुमान हैं और इससे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता है। अनुमानों के आधार पर कार्य करना वास्तव में थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। यदि दैवीय दरबार सचमुच नष्ट हो भी जाए तो भी दूसरे पक्ष के पास एक शक्तिशाली अमर पूजनीय है। यह कोई मजाक नहीं है और इसकी तैयारी में लंबा समय लगेगा। लिंगजियन पर्वत, ये भी 6 प्रमुख अमर पूजनीय शक्तियों में से एक है, लेकिन चूंकि ये दुनिया में शायद ही कभी प्रकट होती है, इसलिए यह बाहरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। हालांकि लिंगजियान पर्वत पूरे वानिक्सिंग क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लिंगजियान पर्वत में एक शक्तिशाली अमर सम्राट रहता है, इसलिए इसकी सटीक सच्चाई अज्ञात है। शुमी अमर पूज्य, ये व्यक्ति लिंगजियान पर्वत का वर्तमान स्वामी भी है और उसकी साधना अमर पूज्य की परिपूर्ण साधना है। कई लोगों से मिलने के बाद वह तुरंत लिंगजियान पर्वत पर लौट आया और तेजी से पीछे वाले पर्वत की ओर चल पड़ा। ये पिछला पहाड़ लिंगजियान पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र है। प्राचीन काल से लेकर आज तक केवल लिंगजियान पर्वत के पर्वत गुरु ही यहाँ आए हैं। जल्द ही उसके सामने तलवारों से बना एक मकबरा प्रकट हुआ, जिसमें अनगिनत तलवारें गड़ी हुई थीं। सबसे ऊपर तलवारों से बना एक सिंहासन था, जिससे एक भव्य आभा निकल रही थी। ज़ूमी ज़ियानज़ुन के अंदर आते ही वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक बोला, पूर्वज जी, आपने जो आदेश दिया था वह पूरा हो चुका है। उसके बाद तलवार की समाधि में कोई आवाज नहीं आई। ज़ूमी ज़ियानज़ुन ने भौहें चढ़ाईं। क्या पूर्वज चले गए थे? जैसे ही यह विचार मन में आया, सिंहासन पर एक आकृति प्रकट हुई। दमन का अत्यंत भयावह एहसास तुरंत ही फैल गया। यद्यपि ये दबाव बहुत तीव्र नहीं था, फिर भी इसने ज़ूमी ज़ियानज़ुन को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत अपना सिर गहराई में छिपा लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। ओह, मुझे विस्तार से बताएं, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, और जब अमर शून्य विनाशक ने इसे सुना तो उसका दिल कांप गया और उसने जल्दी से दिव्य दरबार के बारे में जो कुछ भी जानता था वह बता दिया। ये दिव्य दरबार वर्तमान में लाल रक्त अमर महल के अधीन है। ये लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। पूरे दिव्य दरबार की शक्ति बहुत कमजोर है और केवल उनका दिव्य स्वामी ही एक शक्तिशाली अमर स्वामी है। अमर भगवान तो एक ही हैं, ये निश्चित रूप से वह नहीं है। खोज जारी रखो, मुझे ढूंढते रहना। आवाज फिर से सुनाई दी, थोड़ी अधीरता के साथ। इतना कहते ही वह खड़ा हो गया और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए और आवाज फिर से सुनाई दी, इस दिव्य प्रभु का नाम क्या है? अमर शून्य विनाशक ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से कहा, इस व्यक्ति का नाम रुद्र देवदत्त है, जो न केवल दिव्य दरबार का स्वामी है बल्कि सु नामक परिवार का मुखिया भी है। उसके बाद उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बल्कि सिर झुकाकर जमीन पर घुटने टेक दिए। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऊपर सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें भय और दहशत से भरी हुई थीं। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रुद्र देवदत्त, ये सचमुच वही है? ये कैसे संभव है? वह 10,000 सितारों के क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे 10,000 सितारों के क्षेत्र में प्रकट नहीं होना चाहिए। वह यहाँ क्यों है? शेंटिंग देवदत्त परिवार, ये व्यक्ति वही होना चाहिए। वह बदला लेने आ रहा है, अमरलोक से बदला लेने आ रहा है। भय की आवाजें लगातार गूंजती रहीं, आकाश और पृथ्वी के बीच प्रतिध्वनित होती रहीं। ज़ूमी ज़ियानज़ुन भी बेहद भयभीत हो गया। उसने थोड़ा ऊपर देखा और पाया कि उसके पूर्वज का चेहरा अत्यधिक भय से भरा हुआ था। वह बेहद भयभीत भी था। बाहरी दुनिया में अफवाह फैली थी कि उनके लिंगजियान पर्वत पर एक अमर सम्राट विराजमान है। यह महज अफवाह नहीं थी, बल्कि सचमुच ऐसा ही था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक अमर सम्राट था और साथ ही उनके लिंगजियान पर्वत का पूर्वज भी था। लेकिन एक अमर सम्राट को इतना भयभीत करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना शक्तिशाली होना चाहिए? एक पल के लिए ज़ूमी ज़ियानज़ुन भी डरने लगी। उन्हें शेंटिंग की उत्पत्ति के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन ज़ूमी ज़ियानज़ुन ने पूछने की हिम्मत नहीं की। छोटे बच्चे, भागो, तुम 10,000 सितारों के क्षेत्र में नहीं रह सकते।
तुम और मेरे बीच वंशानुक्रम का बंधन है। इसीलिए मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं कि यदि तुम 10,000 सितारों के क्षेत्र में रहना जारी रखोगे तो तुम निश्चित रूप से यही नष्ट हो जाओगे। इतना कहते ही सिंहासन पर पड़ी परछाई गायब हो गई। वह बदला लेने के लिए ईश्वरीय दरबार की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि छिपने, स्थिति को पहले से जानने और फिर जितना दूर हो सके उतना बेहतर रहने के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि वह प्रभावित न हो। पलक झपकते ही मूल तलवार का मकबरा भी गायब हो गया और केवल एक बंजर भूमि ही शेष रह गई। जू मिशियानजुन की सांसें भी बेहद तेज चल रही थीं। पूर्वज के अचानक चले जाने से वह भी बेहद भयभीत हो गया था। इस दिव्य दरबार की उत्पत्ति क्या है जो पूर्वजों को इतना भयभीत कर देता है? क्या इसका संबंध सर्वोच्च दिव्य न्यायालय से हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सर्वोच्च दिव्य न्यायालय इतने वर्षों से गायब नहीं हो गया है? उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने पूर्वज के भयभीत चेहरे की है, और यही बात अमर शून्य अमर को सबसे ज्यादा परेशान करती है। साथ ही अमर लोक में प्रतिशोध की क्या स्थिति है? क्या दिव्य दरबार अमर लोक का शत्रु है? इस पल अमर शून्य अमर के मन में अनगिनत संदेह उत्पन्न हुए, लेकिन वह वहां मूर्खतापूर्वक खड़ा नहीं रहा, बल्कि सीधे स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन को लपेटकर पल भर में 10,000 सितारों के क्षेत्र में गायब हो गया। पूर्वज ने कहा था कि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन मूल रूप से एक गुप्त स्थान है और उनके गुट में बहुत कम शिष्य हैं। वे सभी साधना के लिए पर्वत में एकांतवास में हैं और 10,000 सितारों के क्षेत्र से बाहर निकलना उनके लिए बेहद सुविधाजनक है। जहां तक 10,000 सितारों के क्षेत्र में स्थित स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन की नींव का सवाल है, वे अब महत्वपूर्ण नहीं है। केवल जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अमर शून्य अमर कभी यह नहीं समझ पाया कि किस तरह का शक्तिशाली व्यक्ति एक अमर सम्राट को इतना भयभीत कर सकता है। ये है अमर सम्राट। लिंगजियान पर्वत के अचानक चले जाने से स्वाभाविक रूप से अन्य 5 प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें नहीं लगा कि लिंगजियान पर्वत वास्तव में चला गया है। ऐसा अनुमान है कि लिंगजियान पर्वत छिपा हुआ है, लेकिन लिंगजियान माउंटेन के चले जाने के कारण अन्य 5 प्रमुख शक्तियां बेहद सतर्क हो गई हैं। लिंगजियान माउंटेन शक्तिशाली है और उन्हें थोड़ा डर है कि कहीं उसकी शक्ति छीन न ली जाए। जहां तक दिव्य दरबार को परेशान करने की बात है, शुरू में तो ऐसी कोई खास इच्छा नहीं थी, और लिंगजियान पर्वत से परेशान होने के बाद तो ऐसा करने का कोई विचार ही नहीं था। एक शक्तिशाली अमर प्राणी पर हमला करना, जब तक इसके फायदे बहुत अधिक न हो, वे ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर नाव नाले में पलट जाए तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? अध्याय 313 दुनिया का हृदय, चंचलता की शुरुआत। एक ही समय पर शुवानटियन क्षेत्र के रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ाई और लिंगजियान पर्वत की दिशा में देखा। उन्हें अभी अभी उस दिशा से एक बेहद भयानक आभा का आभास हुआ था। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए ही था, लेकिन उसे यकीन था कि वह वहां मौजूद था। अमर सम्राट। अप्रत्याशित रूप से वानेक्सिंग क्षेत्र में वास्तव में एक अमर सम्राट मौजूद है। अमर लोक विशाल है, ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में संयमित रहना चाहिए और दिव्य दरबार को स्थिर गति से आगे बढ़ना चाहिए और बहुत अधिक प्रचार नहीं करना चाहिए। रुद्र देवदत्त को वानगयुन पर्वत पर कुछ करने को नहीं था, इसलिए उसने सूत्र पुस्तकालय में अपने कौशल को अद्यतन किया। सु परिवार के पास 2 सूत्र पुस्तकालय हैं, जिनमें से एक पर्वत की तलहटी में स्थित है, जिसका उपयोग विशेष रूप से परिवार के सहायक सदस्यों या नौकरों द्वारा किया जाता है। सभी लोग वहां जाकर अपने पुण्य अंकों के अनुसार कौशल का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये मेरिट पॉइंट भी रुद्र देवदत्त द्वारा बनाया गया था। उदाहरण के लिए, यदि आप देवदत्त परिवार के लिए 1 वर्ष तक काम करते हैं तो आपको 10 मेरिट पॉइंट मिलेंगे। यदि आप कोई कार्य पूरा करते हैं तो आपको अतिरिक्त मेरिट पॉइंट मिलेंगे। दूसरा वाला पहाड़ की ढलान पर है, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से देवदत्त परिवार के प्रमुख सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसे 9 स्तरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर के साथ कौशल बेहतर होता जाता है। इस स्थान में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुकिंटियन या रुद्र देवदत्त से अनुमति लेनी होगी। सूत्र पुस्तकालय का स्थान अपेक्षाकृत दूरस्थ है। वहां तक पहुंचने के लिए ग्रामीण सड़क के अलावा कोई अन्य सड़क नहीं है। ये रास्ता पहाड़ की ढलान पर स्थित है। नीचे देखने पर घने प्राचीन जंगल दिखाई देते हैं। पहाड़ों में घना कोहरा छाया हुआ है। बीच बीच में जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, जिससे रुद्र देवदत्त को बहुत सुकून मिलता है। जल्द ही मीनार के आकार का एक सूत्र पुस्तकालय दिखाई दिया, जिसके चारों ओर आकृतियां बनी हुई थीं। रुद्र देवदत्त ने यहाँ 3 अमर सम्राट स्तर की सैन्य संरचनाएं बनाई, एक रक्षा के लिए और 2 आक्रमण के लिए। जो थोड़े कमजोर अमर सम्राट यहाँ आए, वे कभी वापस नहीं लौटेंगे।
सूत्र पुस्तकालय में प्रवेश करते ही एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति उसकी सफाई कर रहा था। इस आदमी का नाम सू हाओ है। वह देवदत्त परिवार के प्रत्यक्ष वंशज भी हैं और उनकी एक और पहचान भी है, सू शियाओ के भाई के रूप में। वे दोनों जुड़वा हैं, लेकिन जब वे गर्भ में थे तब सू शियाओ का शरीर इतना मजबूत था कि उसने सीधे सू हाओ के शरीर से सार तत्व चूस लिया। अगर रुद्र देवदत्त ने आखिरी क्षण में हस्तक्षेप न किया होता तो सू हाओ गर्भ में ही मर जाती। हालांकि सू हाओ का जन्म तो सुरक्षित हुआ था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी और वह एक निकम्मा व्यक्ति था जो अभ्यास नहीं कर सकता था। इसलिए बाहरी लोग केवल सू शियाओ को जानते थे, सू हाओ को नहीं। यदि देवदत्त परिवार लगातार प्राकृतिक सामग्रियों और खजानों का उपयोग करके सू हाओ की आयु न बढ़ाता तो सू हाओ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी होती। असल में रुद्र देवदत्त अमर शरीर का इस्तेमाल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए करने वाला था। लेकिन बाद में सू हाओ का शरीर भी मृत्यु की ओर पुनर्जन्म लेने लगा और अचानक एक परिवर्तन हुआ जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली अमर शरीर का जन्म हुआ, सू शियाओ से भी अधिक शक्तिशाली। यह अमर शरीरों में 11वें स्थान का काल और स्थानिक अमर शरीर है और पिछले कुछ वर्षों में सू हाओ ने अमर राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और सू शियाओ के बराबर पहुंच गया है। लेकिन सू हाओ सू शियाओ से अलग है। सू शियाओ को बाहर जाकर हर जगह लड़ना पसंद है, लेकिन उसे शांति पसंद है। इसलिए रुद्र देवदत्त ने उसे यहाँ सूत्र मंडप की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा। किसी के आने का आभास होते ही सू हाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया। हालांकि उसका शरीर बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और तेज थीं। जब सू हाओ ने देखा कि यह रुद्र देवदत्त है तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक घुटने पर बैठ गया। प्रभु को नमस्कार। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और फिर ऊपरी मंजिल की ओर चल दिया। अचानक वह फिर रुक गया और सू हाओ की ओर एक पत्थर की शिला फेंक दी। इसमें काल और अंतरिक्ष का महान दाव समाहित है जो आपके शरीर के अनुरूप है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप भविष्य में अमर सम्राट बनेंगे। हालांकि यह अत्यंत गूढ़ और समझने में कठिन है। एक बार इसका अभ्यास करने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो इसे 9वीं मंजिल पर रख दें और इसके नियत व्यक्ति की प्रतीक्षा करें। समय और स्थान का महान दाव समय का महान दाव या स्थान का महान दाव नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये दो महान दाव का संयोजन है, लेकिन इसमें उन दो महान दाव की शक्ति नहीं है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह साधारण महान दाव से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यिन और यांग पुनर्जन्म के महान सिद्धांतों की तुलना में ये कमजोर है। लेकिन फिर भी समय और स्थान का महान दाव कमजोर नहीं है। इसमें समय और स्थान के दुर्लभ महान दाव समाहित हैं। यदि पर्याप्त अवसर मिले तो भविष्य में इन दो शीर्ष महान दाव में से किसी एक को समझना संभव हो सकता है। सू हाओ ने शांत भाव से कहा, धन्यवाद कुलपति जी। ये सुनकर रुद्र देवदत्त ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ऊपर की ओर चलने लगा। उसने सूत्र पुस्तकालय में पंजीकरण करके जो भी अपेक्षाकृत उपयोगी कौशल प्राप्त किए थे उन सभी का उपयोग किया। इसके अलावा इन कौशलों का स्तर भी कम नहीं है। इनकी कुल संख्या 10,000 है, जिनमें से लगभग सभी अमर रैंक के 8वें ग्रेड के कौशल हैं और लगभग 1000 कौशल अमर सम्राट स्तर के हैं। इतनी सारी अमर सम्राट क्षमताओं के साथ मुझे डर है कि वे पूरे अमर जगत में सर्वश्रेष्ठ में से हैं। रुद्र देवदत्त की व्यवस्था की यही भयावहता है। लॉग इन करने पर जो भी चीजें मिलती हैं वे हमेशा बेहतर होती हैं, कोई भी चीज खराब नहीं होती और आपको दिन में केवल एक बार लॉग इन करना होता है। इसी वजह से उनकी नींव बेहद गहरी है। ये सब करने के बाद रुद्र देवदत्त फिर से चुप हो गया और निष्क्रिय अवस्था में चला गया। डिवाइन कोर्ट के लिए वह एक अग्रणी की बजाय एक संरक्षक की तरह थे, जो डिवाइन कोर्ट के विकास की रक्षा करते थे। अब दिव्य दरबार को विकसित होने की आवश्यकता है और इसमें बहुत समय लगेगा। इसी वजह से रुद्र देवदत्त बहुत ऊब गया है। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर झुकाया और अपने निचले पेट की ओर देखा। लाखों वर्षों के विकास के बाद विश्व का हृदय एक स्वतंत्र दुनिया में तब्दील हो गया है। आरंभिक दिनों में विश्व के हृदय में कई नस्लों का जन्म हुआ, जिनमें से मानव जाति प्रमुख थी। हालांकि चूंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए वे बहुत कमजोर हैं, यहाँ तक कि निचले लोक के मनुष्यों से भी कमजोर हैं। वे रुद्र देवदत्त के पिछले जीवन में ब्लू स्टार के मनुष्यों के समान हैं। जैसे जैसे विश्व का केंद्र बढ़ता है, उसमें रहने वाली मानव जाति धीरे धीरे प्राचीन नीले तारे के विकास पथ के साथ जुड़ती जाती है। एक के बाद एक साम्राज्य स्थापित होते हैं और राजकुमार आपस में विभाजित हो जाते हैं।
कभी यह शांतिपूर्ण और समृद्ध युग होता है तो कभी अंतहीन युद्ध का दौर। अब उसके भीतर की दुनिया में एक विशेष शक्ति का जन्म हुआ है। आंतरिक बल। आंतरिक शक्ति का अभ्यास करने वाले लोग एक साथ 10 लोगों से लड़ सकते हैं। यदि वे उस्ताद के स्तर तक पहुंच जाएं, तो वे एक साथ 100 लोगों से लड़ सकते हैं। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह होती है। यह आध्यात्मिक शक्ति के जन्म का अग्रदूत भी है। हालांकि रुद्र देवदत्त आध्यात्मिक शक्ति के जन्म के सटीक समय के बारे में निश्चित नहीं है। ये लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष या यहाँ तक कि युगों के आधार पर भी हो सकता है। अपने गर्भ में पल रही दुनिया को देखकर रुद्र देवदत्त उत्सुक हो जाता है। उसने परियों की दुनिया में कई चीजों के साथ खेला है, लेकिन उसके गर्भ में बसी ये दुनिया एक गंभीर नश्वर दुनिया है। उसके मन में बहुत पुरानी यादें उमड़ आईं। अपने पिछले जन्म में जब रुद्र देवदत्त ब्लू स्टार पर था, तब उसने प्राचीन काल की यात्रा और दुनिया को जीतने जैसी कई प्राचीन उपन्यास पढ़ी थी। ये सोचते ही रुद्र देवदत्त के दिल में, जो लंबे समय से शांत था, थोड़ी सी हलचल मच गई। इस तरह की चीजों के बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक है। क्यों न जाकर थोड़ा आनंद लें। परिलोक में 1000 या 800 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं, लेकिन आंतरिक जगत में ये 2 या 3 राजवंशों के बराबर समय हो सकता है। हालांकि अकेले जाना थोड़ा उबाऊ होता है। रुद्र देवदत्त के चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया। उसकी आंखों में चमक आए और उसने दूर की ओर देखा। एक सुंदर युवक शून्य में पालथी मारकर बैठा अभ्यास कर रहा था। हान ली। 10 लाख से अधिक वर्षों के अनुभव के बाद उनकी सफलता की गति ने रुद्र देवदत्त को आश्चर्यचकित कर दिया। हान ली अब परिराजा के मध्य चरण का साधक है और उसने देवदत्त परिवार के कई लोगों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा संयोग है कि हान ली का क्षेत्र कुछ समय से स्थिर है, इसलिए आप मेरे साथ खेलने जा सकते हैं। इस छोटी सी दुनिया में रुद्र देवदत्त का इरादा अपनी साधना का सीधे उपयोग करने का नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही सरल होता। जहां तक रणनीति की बात है, वह इसमें खास माहिर नहीं था और हानली की मदद से वह अजेय बन सकता था। इसके अलावा हानली न केवल रणनीति में माहिर थे, बल्कि वे व्यवसाय जैसे अन्य पहलुओं में भी निपुण थे और उन्हें लगभग एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कहा जा सकता है। अध्याय 314 सिस्टर क्योंगियाओ। प्रभु को नमस्कार। वांगयुन आंगन में हान ली ने सम्मानपूर्वक घुटने टेके और रुद्र देवदत्त के सामने सिर झुकाया। अब उसके पास जो कुछ भी है, लगभग सब कुछ उसके गुरु से ही आया है, इसलिए हान ली दिल से रुद्र देवदत्त के प्रति कृतज्ञ और आदरपूर्ण भाव रखता है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और बोली, हान ली, क्या हाल ही में कुछ हुआ है? हान ली थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर भी उसने कहा, गुरुजी के आदेश से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ ठीक। रुद्र देवदत्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे अपना हाथ उठाकर हान ली की आत्मा को अपने छोटे से स्थान में खींच लिया। फिलहाल उसकी अपनी इस छोटी सी दुनिया में लोगों का आना जाना संभव नहीं है, यहाँ तक कि रुद्र देवदत्त केवल अपनी आत्मा को ही इसमें प्रवेश करने दे सकता है। बाहरी दुनिया में रुद्र देवदत्त और हान ली ने अपना पहले जैसा ही व्यवहार बनाए रखा है। शरीर के अंदर की दुनिया। रुद्र देवदत्त ने इसे शुवानहुआंग लोक नाम दिया। इस दुनिया के लोगों को दुनिया की कोई समझ नहीं है। बहुत से लोग तो अपने गांवों और कस्बों से बाहर भी नहीं निकले हैं। परिवहन बेहद असुविधाजनक है और यात्रा करना आसान नहीं है। हालांकि प्रत्येक साम्राज्य की आधिकारिक सड़कें अच्छी हैं, फिर भी उन सभी पर शुल्क लगता है। यदि आप किसी भी तरह से निजी तौर पर आधिकारिक सड़कों पर चलते हुए पकड़े जाते हैं, तो कम से कम 30 बेत से पिटाई की जाएगी और सबसे बुरी स्थिति में आपको पीट कर मार डाला जाएगा और फिर फेंक दिया जाएगा। इस दुनिया की रक्तपात साधना की दुनिया से भिन्न नहीं है। श्रेष्ठ लोग अपने से कमतर लोगों को इच्छानुसार मार सकते हैं और आम लोगों का कोई सम्मान नहीं है। वर्तमान शुवानहुआंग क्षेत्र में 13 प्रमुख शक्तियां हैं। इनमें से मध्य मैदानी इलाकों की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने वाला साम्राज्य दागन साम्राज्य है। इसके चारों ओर 2 प्रमुख साम्राज्य थे, अर्थात हान साम्राज्य और त्यानयुवान राजवंश, और उत्तर में उत्तरी बर्बर लोग थे। पश्चिम में पश्चिमी क्षेत्र हैं और पूर्व में चाओगे नामक देश है। वे शांत स्वभाव के हैं और बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। दक्षिण में कुछ छोटे देश हैं। संपूर्ण शुवानहुआंग साम्राज्य में भी शाही प्रणाली लागू है। इस पल शुवानहुआंग क्षेत्र के ऊपर हान ली का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। यह क्या है? अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह स्वाभाविक रूप से शुवानहुआंग क्षेत्र की असाधारणता को नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं थी। यह असली शरीर जैसा नहीं दिखता। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और बोला, हम सब यहाँ नश्वर प्राणी हैं, इसलिए अपनी साधना का उपयोग मत करो।
हान ली ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। रुद्र देवदत्त की बात करें तो वह शुवानहुआन क्षेत्र को उत्सुकता से देख रहा था। वह अपने और हानली के लिए एक उपयुक्त पहचान की तलाश में था। जल्द ही उन्हें एक उपयुक्त व्यक्ति मिल गया। चलदर पलक झपकते ही वे दोनों वहां से गायब हो गए। जब वे दोबारा जागे तो रुद्र देवदत्त लकड़ी के पलंग पर लेटी हुई थी और कमरा प्राचीन सुगंध से भरा हुआ था। रुद्र देवदत्त के कंधे हल्के से हिले और उसे एक खुशबू महसूस हुई। उसके बगल में इस समय एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। भले ही साधना जगत में उसका कोई खास महत्व न हो, लेकिन शुवानहुआन क्षेत्र में वह इतनी सुंदर थी कि किसी भी देश को पराजित कर सकती थी। ये वह पहचान थी जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। डेगन साम्राज्य के 5वें राजकुमार ली चेंगगन। नहीं, ये निकम्मा 5वां राजकुमार होना चाहिए। ली चेंगगन बचपन से ही आलसी रहा था, इसलिए वह सारा दिन मौज मस्ती में बिताता था और कविता और रणनीति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि उसने राजधानी में पुरुषों और महिलाओं को धमकाने के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और कई लोग गुप्त रूप से उसे कोसते थे। अदालत में भी उन्हें निकम्मा घोषित किया गया था। अन्य राजकुमारों की कुछ पृष्ठभूमि थी, लेकिन उनकी मां एक साधारण महिला थी जिनका कोई आधार नहीं था, लेकिन उनका चेहरा सुंदर था। इसी वजह से ली चेंगगन दिखने में अच्छे थे और उन्हें एक सुंदर पुरुष माना जाता था। इस पल बिस्तर पर लेटी महिला को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जब उसने अपने सामने का चेहरा देखा तो वह चौंक गई। पहले तो उसका चेहरा अचंभित था, फिर वह गुस्से से भर उठी। ली चेंगगन, तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना कहते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र देवदत्त के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर अचानक रजाई से बाहर निकली और जमीन पर पड़ी तलवार उठा ली। जैसे ही वह तलवार निकालने वाली थी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि वह नग्न थी और उसकी टांगों के बीच थोड़ा सा लाल रंग था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पैरों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। यहाँ तक कि खड़े रहना भी उसके लिए बेहद मुश्किल था और उसके बर्फ जैसे सफेद पैर लगातार कांप रहे थे। उसे पिछली रात की घटना धुंधली धुंधली सी याद थी और उन दोनों के बीच हुए भावुक प्रेम प्रसंग भी उसे याद थे। महिला के गोरे गाल अचानक बेहद गुलाबी हो गए और उसने जल्दी से रजाई को अपने ऊपर खींचकर अपना शरीर ढक लिया। फिर वह लड़खड़ाते हुए पर्दे के पीछे गया और अपने कपड़े पहने। रुद्र देवदत्त ने अपने गाल को छुआ। जलन महसूस करते हुए उसने लाचारी से आह भरी और स्वाभाविक रूप से उसने आलस नहीं किया, बिस्तर से उठ गया और फिर अपने कपड़े पहन लिए। खेल की कठिनाई को बढ़ाने के लिए रुद्र देवदत्त ने चारों ओर देखा और पाया कि उसे पहले से बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं था, यानी वह शुवानहुआन क्षेत्र में कई चीजों से अनजान था। बिल्कुल अभी की तरह। मिली जानकारी के अनुसार ली चेंगगन की कल उसके साथ हुए प्रेम प्रसंग के बाद जहर से मृत्यु हो गई। अगर रुद्र देवदत्त ने उसकी पहचान न अपनाई होती तो ली चेंगगन इस दुनिया में न होता। उस महिला की पहचान भी सरल नहीं थी। वह कार्मिक मंत्री झू क्योंग्याओ की बेटी थी। ली चेंगगन की स्मृति के अनुसार उसे राजधानी के बैक्सियांग्लू में होना चाहिए था। उसने कल यहाँ शराब पीकर बेहोश हो गया। फिर उसने नशे की हालत में झू क्योंग्याओ के साथ यौन संबंध बनाए और उनकी राय में झू क्योंग्याओ भी बहुत सक्रिय थी। ये स्पष्ट रूप से एक परिस्थिति थी। उसकी शराब सहने की क्षमता अच्छी है। कल उसने जितनी शराब पी थी, उसे देखते हुए वह बेहोश होने की हद तक नशे में नहीं होगा। फंसाया गया। क्या ये कामोत्तेजक हो सकता है? रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन वह तो निकम्मा 5वां राजकुमार था जिसका कोई आधार नहीं था और सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे राजकुमारों के लिए वह कोई खतरा भी नहीं था। भला वह खुद को क्यों फंसाता? ये हो सकता है। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और पर्दे के पीछे कपड़े पहन रही झू क्योंग्याओ की ओर देखा। ये बात उन्हीं के लिए कही गई थी, नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि उनके पीछे कार्मिक मंत्री थे। 6 मंत्रालयों में से कार्मिक मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई लोग इस पद पर नजर रख रहे हैं। रुद्र देवदत्त उत्साहित दिख रही थी। बहुत बढ़िया, मुझे इस तरह की विचार मंथन प्रक्रिया पसंद है। उनमें इस तरह की चंचलता बहुत कम देखने को मिलती है। इस समय रुद्र देवदत्त शुवानटियन क्षेत्र में देवदत्त परिवार के मुखिया नहीं, बल्कि शुवानहुआन क्षेत्र में डागन साम्राज्य के 5वें राजकुमार हैं। ली चेंगगन। इसी समय झू क्योंग्याओ ने भी अपने कपड़े बदले। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और रुद्र देवदत्त पर हमला कर दिया। तू लंपट, मर जा। झू क्योंग्याओ का चेहरा क्रोध और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसके लिए अपनी मासूमियत खोना एक बहुत बड़ा अपमान था।
उसने तलवार निकालकर आत्महत्या करने का भी सोचा था, लेकिन रुद्र देवदत्त के बारे में सोचते हुए, जो कि सिर्फ एक निकम्मा 5वां राजकुमार था, अगर वह उसे मार देती तो आज क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता और वह अब भी निर्दोष बनी रहती। झू क्योंग्याओ भी एक इंसान थी और वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन साथ ही वह इस अफवाह को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी मासूमियत खत्म हो गई है। इस दुनिया में महिलाएं जीवन से अधिक मासूमियत को महत्व देती थीं। अगर बाहरी लोगों को पता चल जाए कि आज क्या हुआ है तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और झू क्योंग्याओ को शांत भाव से देखते हुए अपने होठों पर थोड़ी सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, बहन क्योंग्याओ, कल हम इतने प्यार से पेश आ रहे थे, क्या अब तुम सचमुच मुझे मार डालोगी? झू क्योंग्याओ ने उसकी आंखों में हत्या का इरादा महसूस किया और सिस्टर क्योंग्याओ की आवाज सुनकर वह और भी भयावह हो गई। चुप रहो बदमाश, रुद्र देवदत्त ने शांत भाव से कहा, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो क्या तुम्हें अपने पिता को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है? कल जो कुछ हुआ वह मेरी इच्छा से नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने गुपचुप तरीके से करवाया था। अध्याय 315 नया जीवन, मस्ती से भरपूर। ये सुनकर झू क्योंग्याओ स्तब्ध रह गई और रुक गई। शायद पिछली रात की उत्तेजना के कारण झू क्योंग्याओ का निचला शरीर अचानक अस्थिर हो गया और वह सीधे रुद्र देवदत्त की बाहों में गिर गई। उसका पहले जैसा स्थिर स्वभाव एक बार फिर बेहद अस्थिर हो गया। धत्तेरी की कामुक, इतना कहने के बाद झू क्योंग्याओ ने अपनी तलवार उठाकर रुद्र देवदत्त पर वार करने की ठान ली। इस बार वह रुकी नहीं, रुद्र देवदत्त के उकसाने पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। हताशा में आकर रुद्र देवदत्त को अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ा और झू क्योंग्याओ का हाथ पकड़ना पड़ा। तुम कब तक परेशानी खड़ी करते रहोगे? एक भव्य और प्रभावशाली आभा प्रकट हुई। इस क्षण रुद्र देवदत्त ने झू क्योंग्याओ को ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी महामुहिम का सामना कर रही हो। आप? झू क्योंग्याओ की आंखों में भय झलक रहा था। वह पीछे हट गई। रुद्र देवदत्त की हलचल के कारण ही वह अचानक अधिक सतर्क हो गई थी, लेकिन झू क्योंग्याओ की आंखें नम थीं। वह कमजोरी से जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। ये दृश्य देखकर रुद्र देवदत्त ने असहाय होकर आह भरी। सुश्री क्योंग्याओ, मैं मूर्ख नहीं हूं। मुझे पता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। आप कार्मिक मंत्री की बेटी हैं। मैं अपनी मनमर्जी कैसे कर सकता हूं? तो कल रात जो कुछ हुआ वह किसी ने रचा होगा और मंत्री जी को निशाना बनाकर किया गया था। कल रात आपकी हालत ठीक नहीं थी। आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। रुद्र देवदत्त की बातों के बाद झू क्योंग्याओ का रोना थोड़ा कम हो गया। उसे ये सच्चाई समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी वह किसी को भी अपनी निर्दोषता का अपमान करने की अनुमति नहीं देगा। यद्यपि ली चेंगगान 5वां राजकुमार था, फिर भी उसका सामाजिक दर्जा नीचा था और वास्तविक सत्ता उसके हाथ में नहीं थी। वह अयाश था और दिन भर मौज मस्ती करता रहता था। ऐसे व्यक्ति से वह शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। झू क्योंग्याओ ने यह नहीं कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो नागरिक और सैन्य मामलों, शाही सत्ता और धन में निपुण हो, लेकिन वह निश्चित रूप से ली चेंगगान को इतना असहनीय बना देगी। 2 बार सूंघने के बाद झू क्योंग्याओ ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसने जमीन पर पड़ी तलवार उठाए खड़ी हुई और फिर ठंडे भाव से रुद्र देवदत्त की ओर देखा। ली चेंगगन, आज की घटनाओं को अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुम, एक शक्तिहीन राजकुमार, आज की घटनाओं को उजागर करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें 5 कदम दूर ही खून बहा दूंगा। ली चेंगगन, तुम मेरे आदमी बनने के लायक नहीं हो। झू क्योंग्याओ ने अपनी बात खत्म करते ही सीधे घर से बाहर कदम रख दिया, लेकिन शरीर के निचले हिस्से में दर्द के कारण वह 2 कदम चलने के बाद ही लगभग गिर पड़ी। सच कहूं तो इस समय वह रुद्र देवदत्त को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन झू क्योंग्याओ जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं था। हालांकि ली चेंगगन किसी उच्च पद पर नहीं थे और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी वे आखिर एक राजकुमार थे। अगर यह बात फैल जाती तो इससे उनके पिता खतरे में पड़ जाते। वह मूर्ख नहीं थी, उसके पिता सत्ता के केंद्र में थे। अगर वह सावधान नहीं रहते तो उनके पूरे परिवार को मौत की सजा दी जा सकती थी। शांगशु परिवार की बेटी होने के नाते उसे सतर्क रहना ही था, लेकिन उसे ली चेंगगन को मारना ही पड़ा। जब वह शांगशु हवेली लौटेगी तो वह गुप्त रूप से योजना बनाएगी और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति ने उसकी मासूमियत को कलंकित किया है वह दुनिया में जीवित न रह सके। झू क्योंग्याओ ने दरवाजा खोला, चारों ओर देखा और फिर दबे पांव चली गई। कमरे में झू क्योंग्याओ की बातें सुनकर रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? उसने बहुत समय से ऐसे शब्द नहीं सुने थे।
एक क्षण के लिए जीतने की उसकी इच्छा भी जागृत हो गई। झू क्योंग्याओ, बहुत बढ़िया, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है। रुद्र देवदत्त ने दोबारा सोचना शुरू किया। फिलहाल सम्राट दगन का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है, इसलिए राजकुमारों के बीच लड़ाई बहुत गंभीर नहीं है, और 6 मंत्रियों में से अधिकांश ने किसी का पक्ष लेने का विकल्प नहीं चुना है। कार्मिक मंत्री के मामले में भी यही बात लागू होती है। मुझे बस इतना पता नहीं है कि उसने और झू क्योंग्याओ ने कार्मिक मंत्री को फंसाने के लिए ऐसा किया या कार्मिक मंत्री को अपना एहसानमंद बनाने के लिए। यद्यपि दागन के सम्राट का स्वास्थ्य अच्छा था, युवराज की नियुक्ति में केवल 3 से 5 वर्ष का समय लगता था, इसलिए इस अवधि से राजकुमारों की निजी गतिविधियां अधिक बार होने लगीं। तुम चाहे जो भी हो, अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की तो हिसाब बराबर करने के लिए तैयार रहो। इसी समय दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। वह साधारण और दुबली पतली दिख रही थी। गुरु से मिलिए। हान ली की आंखों में चमक आ गई और अब उसे अंदाजा हो गया कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहता है। खेल, इस एक शब्द ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। लेकिन हान ली को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इतने सालों तक अभ्यास करने के बाद थोड़ा मनोरंजन करना अच्छा लगता था। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और बोला, भविष्य में मुझे मास्टर नहीं, महामहिम कहकर बुलाए। हान ली रुद्र देवदत्त का एक चापलूस था। उसका उपनाम हान था और नाम पिंगहुआ था। वह आमतौर पर ली चेंगगन की चापलूसी करता था और कोई गंभीर काम नहीं करता था। पिंगहुआ, अंदर आओ। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया। हान ली ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, फिर अंदर चली गई और रुद्र देवदत्त के बगल में खड़ी हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। ये हान पिंगहुआ की यादों में भी है। क्या कल आपकी मुलाकात किसी असामान्य व्यक्ति से हुई? हान ली ने भौहें चढ़ाईं। हान पिंगहुआ की जगह लेने के बाद से वह रुद्र देवदत्त के कमरे की स्थिति पर दूर से नजर रख रहा था, और स्वाभाविक रूप से उसने झू क्योंग्याओ को उससे बाहर आते देखा। झू क्योंग्याओ के शर्मिंदा चेहरे को देखकर उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। हान ली को पिछली रात की घटना याद आने लगी और हर एक विवरण उसके दिमाग में उभर आया। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वह पिछली रात में लौट आया हो। लोगों से घिरा हुआ, मेहमानों का शोर, वेटर की पुकारें और दुकानदार की तारीफें। हाँ, वहाँ एक वेटर है जो शराब परोसता है। हम अक्सर बैक्सियांगलू आते हैं और वहाँ के हर वेटर की अपनी एक अलग पहचान होती है। लेकिन कल एक नया वेटर आया और वह बहुत अजीब है। हालांकि उसमें साधना का कोई कौशल नहीं है, फिर भी उसका दिमाग सामान्य है। हान ली लगभग हर घटना को फ्रेम दर फ्रेम दोहरा सकता है। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया। ये वाकई एक दिशा थी। हालांकि बैक्सियांगलू बहुत बड़ा है और वेटर का बदलना सामान्य बात है। लगभग हर 1-2 दिन में आपको अपरिचित चेहरे देखने को मिलेंगे। इस बिंदु से आगे कुछ भी प्रभावी खोजना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वर्तमान पृष्ठभूमि कमजोर है। यदि उसे फंसाने वाला व्यक्ति उच्च पदस्थ और शक्तिशाली है तो उसका पीछा करना उसे खतरे में ही डालेगा। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। साजिश नाकाम रही है और आगे चलकर कार्रवाई जरूर होगी। बस चुपचाप उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। वैसे मेरा पहला लक्ष्य प्रत्यक्ष वंशज को पकड़ना है। क्या आपको इस पर भरोसा है? हान ली ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए फिर से अभिवादन किया और कहा, महामहिम कृपया निश्चिंत रहें। हा। रुद्र देवदत्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। राजधानी में अपेक्षाकृत सख्त नियम हैं। उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुलीन वर्ग को छोड़कर आम लोगों को सड़कों पर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। जब रुद्र देवदत्त दुनिया को अच्छी तरह से देखने ही वाला था कि हान ली अचानक आगे बढ़ा और रुद्र देवदत्त के कान में फुसफुसाया, महामहिम, अभी अभी कोई हमें देख रहा था, लेकिन वे पहले ही जा चुके हैं। ओह! रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या वही था जिसने उसे फंसाया था? उसके विचार अचानक सक्रिय हो गए। अगर उसे फंसाने वाला व्यक्ति निगरानी में होता तो यह निरर्थक होता, क्योंकि अगर झू क्योंग्याओ कुछ नहीं कहता तो बाहरी लोग अगर उसे दोषी ठहराना भी चाहें तो यह इतना आसान नहीं होगा। जब तक कि आधिकारिक मंत्री को इसकी जानकारी न हो। अगर उसे पता चलता कि उसकी प्यारी बेटी उसी के कारण बर्बाद हो गई है तो वह शायद चुपके से एक हत्यारे को भेज देता। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी साधना शक्ति का उपयोग न करूं तो क्या मार्शल आर्ट का उपयोग करना ठीक रहेगा? वह 9वें दर्जे के अर्धअमर सम्राट हैं। उनकी दृष्टि और कौशल के आगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या आप स्वयं की हत्या करना चाहते हैं? असंभव बातें। अब उसे केवल इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि निकम्मे 5वें राजकुमार की प्रतिष्ठा से जल्द कैसे छुटकारा पाया जाए,
ताकि वह दरबार में लोगों की भर्ती करने और लोगों को अपने पक्ष में करने में उसकी मदद कर सके। अचानक रुद्र देवदत्त की आंखें चमक उठीं। हाँ, अध्याय 316 मार्शल आर्ट्स विनिमय सम्मेलन। पिंगयांग महल, ये वह स्थान है जहां सम्राट दागान आमतौर पर स्मारकों की समीक्षा करते हैं। सम्राट दागान ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे और विभिन्न स्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे थे, और उनके नीचे द्वितीय राजकुमार ली डोंगयुन बैठे थे। आज का दागान साम्राज्य उस तरह का नहीं है जिसमें ऊपर की बीम सीधी नहीं होती और नीचे की बीम टेढ़ी होती है। इसके विपरीत पूरे साम्राज्य की शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत है। सम्राट दागान अत्यंत बुद्धिमान है और कई राजकुमार भी बहुत बुद्धिमान हैं। दूसरे राजकुमार ली डोंगयुन की तरह वह भी बचपन से ही सरकारी मामलों के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं और उनकी अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि है। इसलिए सम्राट दागान कभी कभी ली डोंगयुन को सरकारी मामलों पर चर्चा करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। ली डोंगयुन ने प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, शिन्यांग प्रांत में डाकुओं की गंभीर समस्या है। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा है। इन डाकुओं को शिन्यांग प्रांत के प्रमुख ने पाला पोसा है। इनका मकसद जनता की संपत्ति लूटना है। शिन्यांग के प्रीफेक्ट की गुप्त सूचना के कारण ही वे अधिकारियों और सैनिकों की घेराबंदी और दमन के बावजूद हर बार भाग निकलने में सफल हो पाते हैं। शिन्यांग प्रांत दागन साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। जब स्वर्ग की शक्ति उस क्षेत्र में फैली तो वहां बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए स्थानीय अधिकारी छोटे सम्राट की तरह मनमानी करने लगे। शिन्यांग प्रांत के लोग हाल के वर्षों में दयनीय स्थिति में रहे हैं और वे एक से अधिक बार राजधानी का दौरा कर चुके हैं। अदालत ने घेराबंदी और दमन के लिए लोगों को भी भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से वे डाकुलोच मछली की तरह थे और उन्हें पूरी तरह से घेर कर दबाया नहीं जा सका, और इसमें उन्हें बड़ी संख्या में जनशक्ति का नुकसान भी हुआ। ली डोंगयुन की बातें सुनने के बाद दागन सम्राट के राजसी चेहरे पर थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। तो यूनिर के अनुसार हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? ली डोंगयुन ने तुरंत कहा, मेरा दागन साम्राज्य मजबूत और शक्तिशाली है। जहां तक शिन्यांग प्रांत की बात है, मुझे लगता है कि हमें किसी को भेजकर शिन्यांग के प्रीफेक्ट को गिरफ्तार करवाकर पूछताछ के लिए राजधानी ले आना चाहिए। जब दागन सम्राट ने ये सुना तो उन्होंने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर दोबारा कहा, चलिए इसे इस तरह करते हैं। इसी क्षण एक आकृति तेजी से पास आए और दागन सम्राट के कान में कुछ फुसफुसाया। क्या? दागन सम्राट ने भौहें चढ़ाते हुए थोड़े गुस्से भरे स्वर में कहा, वह क्या करना चाहता है? मैंने उसके द्वारा सप्ताह के दिनों में किए गए घिनौने कामों को अनदेखा कर दिया था। क्या वह इसमें भी शामिल हो सकता है? ली चेंगगन को बोलो कि वह तुरंत यहाँ करवट बदले। जब हिजड़े ने देखा कि दागन सम्राट क्रोधित है तो वह भी भयभीत हो गया और उसने जल्दी से आदेश लिया और हॉल से निकल गया। अभी अभी खबर आई है कि ली चेंगगन ने 3 दिन बाद होने वाले हान साम्राज्य के मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लिया। ये सम्मेलन दागन साम्राज्य और हान साम्राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ये प्रतियोगिता साल में एक बार आयोजित की जाती है और हर बार दोनों साम्राज्य 10-10 युवाओं को भेजते हैं। विजेता को न केवल रेंजर जनरल की उपाधि दी जाएगी, बल्कि एक बड़ा पुरस्कार भी मिलेगा। शुआनहुआन क्षेत्र में आजकल मार्शल आर्ट का विकास हो रहा है और इस तरह की प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगी। 5वां राजकुमार ली चेंगगन एक नामर्द है जो न तो साहित्य में निपुण है और न ही मार्शल आर्ट में। अगर ऐसा नामर्द मार्शल आर्ट के आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेता है तो इससे उनके दागन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से ठेस पहुंचेगी। कार्य दिवसों में वह ली चेंगगन की उन चीजों के बारे में पूछने में बहुत आलसी होता है जो उसकी प्रतिष्ठा को खराब करती हैं। आखिरकार मामला गंभीर नहीं है, लेकिन इस मार्शल आर्ट आदान प्रदान बैठक में लोगों की रुचि बिल्कुल अलग है। ली डोंगयुन ने देखा कि उसके पिता थोड़े गुस्से में हैं, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, पिताजी, मुझे आश्चर्य है कि लाओवू ने क्या किया। दागान सम्राट ने आह भरी और उनके चेहरे पर दिख रहा क्रोध एक हल्की सी घातक मंशा में बदल गया। उसने मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लिया और शाही परिवार के विशेष चयन की योग्यता का उपयोग करके सीधे 10 प्रतिभागियों में से एक बन गया। अब प्रतिभागियों की सूची जारी हो चुकी है और पीछे हटने का समय निकल चुका है। ली डोंगयुन स्तब्ध रह गया। क्या लाओवू इतना मूर्ख है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? आपको पता है, यह एक मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन था और दोनों पक्षों के प्रतियोगी दोनों साम्राज्यों की युवा पीढ़ी के लगभग सबसे मजबूत प्रतियोगी थे। जहां तक उसे पता था, इस बार हान साम्राज्य में भी एक युवा तियानजियाओ था जो मार्शल आर्ट के उस्ताद बनने से बस आधा कदम दूर था। बेशक उनके दागान साम्राज्य में भी एक था,
इसलिए पिता का इतना गुस्सा होना स्वाभाविक था। ली चेंगगन द्वारा सप्ताह के दिनों में की गई मूर्खतापूर्ण हरकतें नींव को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं, लेकिन इस घटना ने वास्तव में पूरे दागान साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। वह रिंग में ली चेंगगन की हार के बाद के दृश्य की कल्पना कर सकता था। उसका तो निश्चित रूप से उपहास उड़ाया जाएगा। इस बदनामी से उनके पिता भी फंस सकते हैं। आखिरकार ली चेंगगन एक राजकुमार हैं और उनके पिता सम्राट हैं। ली डोंगयुन ने तुरंत कहा, पिताजी, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे इस घोटाले को एक अच्छी बात में बदला जा सकता है। ओह, इसके बारे में मुझे बताओ, दागान सम्राट ने हल्के स्वर में कहा। ली डोंगयुन ने गंभीर भाव से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि लाओ वो मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में क्यों भाग लेना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह दागान साम्राज्य के लिए सम्मान हासिल करना चाहता है। उसकी शुरुआत अच्छी है, लेकिन उसने अपनी ताकत का आकलन नहीं किया। हालांकि सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया जा सकता, फिर भी उपस्थिति के क्रम में संचालन की गुंजाइश है। हमें बस इतना करना है कि वह सबसे आखिर में उपस्थित हो, और फिर हमारे दागान साम्राज्य का मार्शल आर्ट का माहौल इतना प्रबल है कि लाओ वो इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगर इसका प्रचार किया जाता है तो भले ही अंत में उनकी हार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम बाहरी लोग यह नहीं सोचेंगे कि ली चेंगगन अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंक रहा है। मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में उनका दागान साम्राज्य लगभग हर बार जीतता है, इसलिए ली डोंगयुन सहज रूप से सोचता है कि ली चेंगगन को अंत में रखने से भी जीत हासिल हो सकती है। मुख्य लड़ाकू बल यही मौजूद है, इसलिए ली चेंगगन के वहां होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दगन के सम्राट ने एक पल सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, इधर आओ। ली चेंगगन को कहो कि वो ना आए। दगन के सम्राट को पांचवा राजकुमार बिल्कुल पसंद नहीं था, और वह उससे मिलने तक के लिए बहुत आलसी था, और यहाँ तक कि उसे पीटने की परेशानी से भी बच गया। अब वह मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन के समाप्त होने का इंतजार करेगा और फिर उसे ठंडे महल में कैद करने के लिए कोई बहाना ढूंढेगा। ठीक है यूनर, तुम भी नीचे जा सकती हो। ली डोंगयुन ने प्रणाम किया और फिर आदरपूर्वक कहा, मेरे बेटे कृपया सेवानिवृत्त हो जाए। ली डोंगयुन के चले जाने के बाद पूरे हॉल में केवल सम्राट दाकियान और उनके बगल में खड़े हिजड़े ही रह गए थे। सम्राट दाकियान की आंखों में शीतलता छाई हुई थी। क्या आपने इसकी जांच कर ली है? हिजड़ा लियू ने आदरपूर्वक शीघ्र ही कहा, महाराज, मैंने गुप्त रक्षकों को ये स्पष्ट रूप से पता लगाने का आदेश दिया है कि शिन्यांग हवेली में होने वाली कुछ डकैती वास्तव में शिन्यांग प्रीफेक्ट से संबंधित है। हालांकि एक और हिस्सा है जो शिन्यांग के प्रीफेक्ट का काम नहीं है, बल्कि बीच में ही वह थोड़ी देर के लिए रुक गया, आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। व्याख्या करना। सम्राट दाकियान की आवाज सुनाई दी और शाही आभा की एक लहर उसके चेहरे पर आ पड़ी, जिससे हिजड़ा लियू का पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज, शेष लोगों में दूसरे राजकुमार के शिष्य भी हैं। शब्दों को सुनो। सम्राट दाकियान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसा चोर है? चोर को पकड़ो, लेकिन ये दूसरा बेटा जिसके पास पैसों की कमी है, वास्तव में ऐसे कुटिल दरवाजे पर जाता है। उन्हें पहले कुछ संदेह था, शिन्यान का एक मामूली प्रीफेक्ट इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से ली डोंगयुन ही शिन्यान प्रांत की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके अपने निजी काम कर रहा था। इसीलिए शिन्यान प्रांत में डकैती की घटनाएं इतनी गंभीर थीं। सम्राट दाकियान की निगाहें घूमी, उनके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी थी, और उन्होंने अंत में कहा, शिन्यांग हवेली में मृतकों और घायलों की संख्या और नुकसान की गणना करें और इसे दूसरे राजकुमार को भेजें ताकि वह इस बारे में सोच सके कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। वह दूसरे राजकुमार को दोष नहीं देगा, आखिरकार इसे एक घोटाला माना गया था। लेकिन इस तरह की घटना के लिए पिटाई अनिवार्य है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सम्राट दाकियान कभी नरमी नहीं बरतेंगे। अध्याय 317 सम्मेलन में भाग लेना तो बस एक मजाक है। एक ही समय पर आधिकारिक मामलों के मंत्रालय का शांगशू मैंशन। झू क्योंग्याओ के वापस आने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अक्सर अपने कमरे में अकेले रोती रहती थी। ऐसे में उसकी इस तीव्र प्रतिक्रिया पर स्वाभाविक रूप से ध्यान गया। उस अधिकारी का नाम झू यूनटियन है। वह 8 फीट लंबा है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति की गरिमा को दर्शाता है, लेकिन उसका शरीर थोड़ा पतला है। क्यों याओ, पिताजी हाओशिन को बताओ, तुम्हें किसने धमकाया? झू यूनटियन की चिंता और पूछताछ का सामना करते हुए झू क्योंग्याओ को और अधिक पीड़ा महसूस हुई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। जब से वह वापस आए हैं, उसने उस दिन बेक्सियांग हाउस के बारे में सब कुछ बताने की हिम्मत नहीं की, न ही उसने अपने परिवार को बताने की हिम्मत की।
जब झू युनटियन ने देखा कि कियोंग याओ चुप है तो उसने अपने बगल में बैठी चिंतित अधेड़ उम्र की महिला की ओर देखा, आह भरी, मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अगर ऐसा है तो वह एक वयस्क पुरुष के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए माँ और बेटी का आपस में बात करना ज्यादा उचित होगा। अधेड़ उम्र की महिला आगे बढ़ी और झू कियोंग्याओ से सवाल किया और इशारों इशारों में पूछने के बाद आखिरकार उसे पता चल गया कि बैक्सियांग टावर में क्या हुआ था। दूसरी ओर झू कियोंग्याओ एक अधेड़ उम्र की महिला की बाहों में लेटी हुई थी और दिल टूटकर रो रही थी। बैक्सियांग टावर से लौटने के बाद झू कियोंग्याओ को लगा कि उसका जीवन और भी अंधकार में होता जा रहा है। उसने कई बार सफेद रेशम के टुकड़े से खुद को फांसी लगाने की सोची, लेकिन अंत में उसमें हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो देर सवेर उसकी इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आत्महत्या तो बस समय की बात है। झू कियोंग्याओ के लिए सबसे कष्टदायक बात ली चेनकियान का अपशिष्ट है। अगर वह थोड़ी और सक्षम होती तो वह नाराज होकर शादी कर सकती थी, लेकिन ली चेनकियान कौन है? उसे दिन भर मौज मस्ती करना ही आता है और उसके आसपास अनगिनत महिलाएं हैं। भला वह ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? अब झू कियोंग्याओ को पकड़े हुए अधेड़ उम्र की महिला के चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। झू कियोंग्याओ उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए बचपन से ही उसे एक बच्चे की तरह लाड़ प्यार मिला है। अब झू कियोंग्याओ का अपमान हो रहा है, वह इस तरह की बात कैसे सहन कर सकता है? माँ, मुझे क्या करना चाहिए? झू कियोंग्याओ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, आंसू बह रहे थे, और उसने आंसू भरी आवाज में पूछा। अधेड़ उम्र की महिला ने गहरी सांस ली, जबरदस्ती मुस्कुराई, झू कियोंग्याओ के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो याओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए फैसला जरूर करेंगे। पांचवें राजकुमार ली चेनकियान की दरबार में कोई मजबूत स्थिति नहीं है और वह अक्सर मौज मस्ती के लिए महल से बाहर चले जाते हैं। उनके लिए मरना बहुत आसान होगा। शांगशू हवेली में उनके अपने लोग मारे जा चुके हैं। जब तक ली चेनकियान मारा नहीं जाता तब तक झू कियोंग्याओ की बेगुनाही के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। झू कियोंग्याओ को कुछ देर तक दिलासा देने के बाद जब तक वह शांति से सो नहीं गई तब तक अधेड़ उम्र की महिला कमरे से बाहर निकली और झू युनटियन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। ये सुनकर झू युनटियन क्रोधित हो गया। वह लंबे समय से क्रोधित नहीं हुआ था, लेकिन आज उसने रजाई फेंकना शुरू कर दिया। धिक्कार है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? झू युनटियन की आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने मेज पर हाथ पटका और दहाड़ मारी। झू कियोंग्याओ उसकी इकलौती प्रेमिका थी। उसने बचपन से ही हर संभव तरीके से उसकी देखभाल की थी, लेकिन अब वह एक निकम्मे व्यक्ति के हाथों अपवित्र हो गई थी। वह इसे अपने दिल में कैसे स्वीकार कर सकता था? धिक्कार है। लेकिन जल्द ही झू युनटियन शांत हो गई। इस मामले में दो संभावनाएं हैं, या तो किसी ने ली चेनकियान को फंसाया है, क्योंकि हालांकि पांचवा राजकुमार दुराचारी था, वह नियमों को जानता था और कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो हद से ज्यादा हो। ये भी संभव है कि ली चेनकियान ने ऐसा किया हो। ये निकम्मा पांचवा राजकुमार अक्सर मौज मस्ती करने बाहर जाता था और उसकी परिवार की कियोगई याओ भी राजधानी में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। संभव है कि ली चेनकियान का दिमाग खराब हो गया हो। यदि यह पहला मामला है तो यह संभवतः ली चेनकियान को फंसाने के लिए नहीं बल्कि उसे निशाना बनाने के लिए किया गया है। लेकिन ऐसे मामलों पर हंगामा करने वाले लोग बहुत कम हैं। झू कियोंग्याओ की प्रतिष्ठा खराब है और दरबारी मंत्री के रूप में वह उसे हिला नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा वह उसे नाराज कर सकता है। इसलिए झू युनटियन की राय में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह बाद वाला मामला है, यानी ली चेनकियान ने खुद को नशीली दवा दी और फिर झू कियोंग्याओ के साथ कुछ ऐसा किया जो सहनीय था। झू युनटियन की आंखें बेहद उदास थीं, कारण चाहे जो भी हो, ली चेनकियान हिल नहीं सकता। आखिर वह राजकुमार है। अगर कोई उसे रंगे हाथों पकड़ ले तो बुरा होगा। इन दिनों प्रमुख राजकुमारों के बीच विवाद और भी अधिक उग्र हो गए हैं। आगे चलकर हालात इतने शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे। अगर उसके इस काम की खबर फैल जाती तो उसके शांगशू हवेली में रहने वाले सभी लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। ली चेनकियान को फंसाने वालों का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उन्हें कार्रवाई करने के लिए उकसाया जाए। बेशक मूल बात यह है कि किसी को वास्तव में फंसाया गया है, लेकिन उसे इससे सावधान भी रहना था। जब अधेड़ उम्र की महिला ने ये सुना तो उसने अचानक अनिच्छा से कहा, गुरुजी, कियोगई याओ का क्या हुआ? झू युनटियन ने सिर हिलाया और आह भरी, ली चेनकियान को अभी मारा नहीं जा सकता। वह एक निकम्मा राजकुमार है जिसकी कोई जड़ या आधार नहीं है। देर सवेर हम सभी को मौका मिलेगा।
अधेड़ उम्र की महिला ने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन अगर वह सच बता दे तो क्या होगा? झू युनटियन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और ठंडे भाव से कहा, चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर उसने सच बताया तो वह मौत को दावत देगा। दरबार में उनका वजन स्पष्ट रूप से निकम्मे 5वें राजकुमार से कहीं अधिक था। जब ये खबर फैलेगी तो महाराज किसी भी कारण से ली चेंकियान को नहीं जाने देंगे। जब तक ली चेंकियान मूर्ख नहीं है तब तक उसके लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करना असंभव है। चिंता मत करो, मैं कियो याओ को इस मामले का स्पष्टीकरण जरूर दूंगा। ली चेंकियान, मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाया। ... दूसरा पहलू, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची भी जारी कर दी गई है। वू हाओयुन, ये वही हैं, ब्रोकन स्वॉर्ड विला के युवा गुरु, एक सदी में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा। मैंने सुना है कि वो 23 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट के आधे चरण के उस्ताद बन चुके हैं। देखो, ऐसा लगता है कि एक और अर्ध स्तरीय मार्शल आर्ट मास्टर है। जनरल का बेटा झो यांग भी अर्ध स्तरीय मार्शल आर्ट मास्टर है। मार्शल आर्ट्स के 2 अर्ध स्तरीय उस्तादों, ऐसा लगता है कि हमारी आदान प्रदान बैठक फिर से स्थिर हो गई है। नहीं, इधर आओ ली चेंग। 5वां राजकुमार भी मार्शल आर्ट आदान प्रदान बैठक में क्यों भाग ले रहा है? क्या ये बेतुका नहीं है? आश्चर्य भरी आवाज सुनाई दी और तुरंत ही सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। सभी ने कोटे में सबसे नीचे खड़े व्यक्ति की ओर देखा। ली चेंगगन। किसी की शक्ल तुरंत खराब हो गई। ली चेंगगन को निकम्मा 5वां राजकुमार मान लिया गया। वह सारा दिन बेकार बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था। वह फिजूल खर्ची था। वह मार्शल आर्ट के आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने गया था जहां उस्ताद इकट्ठा होते थे। क्या यह उनके दागन साम्राज्य के लिए शर्म की बात नहीं होती? आपको ये पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट आदान प्रदान बैठक में लड़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। आखिरकार मार्शल आर्टिस्टों के लिए कभी कभी अपनी ताकत पर नियंत्रण खो देना सामान्य बात है। अगर ली चेंगगान की आदान प्रदान सम्मेलन में मृत्यु हो जाती है तो यह वाकई एक बड़ा मजाक होगा। नहीं, 5वां राजकुमार ऐसे सम्मेलन में क्यों भाग लेगा? क्या वह अभी भी मार्शल आर्टिस्ट है? आप सही कह रहे हैं। 5वां राजकुमार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बैक्सियांग्लू गया था। शायद उसके लिए महिलाओं से निपटना ठीक रहेगा। किसी ने उपहास उड़ाने से खुद को नहीं रोका। कोई बात नहीं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5वां राजकुमार अंतिम स्थान पर है। हमारे दागन साम्राज्य की शक्ति के साथ हमें जीतने के लिए उसके प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। ये सच है, लेकिन इस 5वें राजकुमार का वर्णन करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में ज्यादा अपमानजनक बात कहने की हिम्मत नहीं की। इस संसार में उच्च अधिकारियों का रुतबा निर्विवाद है। यद्यपि उनमें से अधिकांश किसी न किसी अधिकारी से संबंधित होते हैं, फिर भी वे राजकुमार जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि उनकी अवमानना और तिरस्कार की भावना बहुत स्पष्ट है। सभी इस बात से सहमत हैं कि 5वां राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेकर केवल खुद को शर्मिंदा करने वाला है। तब सभी की निगाहें हान साम्राज्य के प्रतिभागियों पर टिक गईं। ये सूची उसी समय प्रकाशित हुई थी। इसमें न केवल दोनों पक्षों के प्रतिभागियों की व्यक्तिगत प्रोफाइल दर्ज थी, बल्कि उनकी विशिष्ट क्षमताओं का भी उल्लेख था। जब उन्होंने हान साम्राज्य के पहले प्रतिभागी को देखा तो वे सभी थोड़े स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? हान साम्राज्य में वास्तव में एक मार्शल आर्ट मास्टर स्तर का प्रतिभागी है। वह केवल 22 वर्ष का है। इस उम्र में कोई इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? अध्याय 318 कपटी हानली। हान साम्राज्य का वह प्रतिभाशाली योद्धा जो मार्शल आर्ट के उस्ताद के स्तर का था, युद्ध करने के लिए बाहर आया और सभी लोग तुरंत चौंक गए और सभी अविश्वास से उसे देखने लगे। लेकिन मैंने हान साम्राज्य की प्रवेश सूची में मार्शल आर्ट्स मास्टर शब्द अवश्य देखा। जियांग जान, यह एक बेहद अपरिचित नाम है जिसके बारे में लगभग किसी ने नहीं सुना है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले अधिकांश लोग धनी पुरुष हैं। चूंकि आम लोग भोजन भी नहीं खरीद सकते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास मार्शल आर्ट में भाग लेने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती। इसलिए लगभग सभी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ता, जिनमें प्रबल प्रतिभा होती है, बहुत प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन जियांग जान नाम सभी के लिए बहुत अपरिचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा पक्ष मार्शल आर्ट का एक कुशल उस्ताद हो। हालांकि उनके दाकियान साम्राज्य में एक अर्ध स्तरीय मार्शल आर्ट मास्टर है, लेकिन अर्ध स्तरीय हमेशा अर्ध स्तरीय ही होता है,
और उनके और एक सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। एक ही समय पर कई लोगों से दुर्गंध भी आ रही थी। हान साम्राज्य में किसी प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा का अज्ञात रहना बिल्कुल असंभव है, लेकिन इसके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं है। तो फिर केवल एक ही संभावना है। हान साम्राज्य ने दाकियान साम्राज्य को अचंभित करने के लिए जानबूझकर इसे छिपाया था। बेवकूफ, हान साम्राज्य में 25 साल से कम उम्र का एक मार्शल आर्ट मास्टर है और तुमने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सम्राट दाकियान क्रोधित होकर दहाड़ा और उसके नीचे काले कपड़े पहने कई आदमी जमीन पर घुटने टेककर कांप रहे थे। यदि कुछ विवेकशील लोग इसे देख लें तो वे जान जाएंगे कि ये दाकियान साम्राज्य का गुप्त रक्षक है। गुप्त अंगरक्षक सम्राट की सेवा करते हैं। साथ ही वे सम्राट दाकियान की आंखें और कान भी थे। इसी गुप्त सुरक्षा दल की बदौलत वह महल में रहते हुए भी दुनिया की प्रमुख घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर पाता था। पर अब जिस गुप्त रक्षक को वह सर्वशक्तिमान समझता था, वह वास्तव में ऐसी गलती कर सकता है। हान साम्राज्य में एक युवा मार्शल आर्ट मास्टर था, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे प्रतियोगिता सूची मिलने के बाद ही इसके बारे में पता चला। मध्य मैदानों के 3 महान साम्राज्यों में से यद्यपि दाकियान साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, अन्य 2 साम्राज्य उससे केवल थोड़े ही कमजोर थे। इस मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन का महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है। वर्तमान में मार्शल आर्ट अत्यंत समृद्ध है। मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में हारने पर राष्ट्रीय भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों में से एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं अभी विशेष रूप से जांच करने गया था। ये जियांग झान हान साम्राज्य के अंतिम सेनापति का शिष्य है। ली आहू के इकलौते बेटे की एक मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में हत्या कर दी गई थी और मेरे दाकियान साम्राज्य के लोगों ने उसका एक हाथ काट दिया था। जियांग झान का ये प्रशिक्षण जानबूझकर किया गया था। वह बचपन से ही अपनी ताकत को जानबूझकर छिपाता रहा है, इसीलिए उसके अधीनस्थों ने इसकी जांच नहीं की। सम्राट दाकियान की आंखों में शीतलता भरी हुई थी। उन्होंने अपने नीचे खड़े तीनों लोगों को घूर कर देखा और अंत में ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम गलत हो तो गलत हो, मुझसे बकवास मत करो। दाकियान साम्राज्य जाओ और जल्द से जल्द 25 साल से कम उम्र का कोई मार्शल आर्ट मास्टर ढूंढो। साथ ही आप तीनों को 80-80 साल के प्रतिबंध की सजा भुगतनी होगी। मुझे लगता है कि आपने कई वर्षों तक सेवा की है और कड़ी मेहनत की है, इसलिए इस बार इसे भूल जाइए। दोबारा ऐसा न होने दें। ये सुनकर तीनों कांप उठे और उन्होंने तुरंत दोबारा सलाम किया। धन्यवाद महाराज। वे सभी मार्शल आर्ट के उस्ताद हैं और गुप्त रक्षकों के नेता हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनके लिए 88वां प्रतिबंध एक हल्की सजा मानी जाती है। लेकिन फिर भी वे बेहद डरे हुए थे। गुप्त अंगरक्षकों के कमांडर होने के नाते उन्होंने महाराज के लिए बहुत से घिनौने काम किए हैं। यदि वे बार बार गलतियां करते हैं और महाराज को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वे किसी काम के नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु ही निश्चित है। पिंग्यांग हॉल से निकलने के बाद उन तीनों को 80-80 कोड़े पड़े। फिर वे लंगड़ाते हुए चले गए और दाकियान साम्राज्य में उस युवा मार्शल आर्ट मास्टर की फ्रैंटिकली तलाश करने लगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन यही उनके लिए अपनी गलतियों की भरपाई करने का एकमात्र तरीका है। मार्शल आर्ट का आदान प्रदान सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दाकियान साम्राज्य हार जाता है तो इससे निश्चित रूप से समग्र मनोबल पर असर पड़ेगा। एक ही समय पर मिंग्यू पैलेस, ये वह जगह है जहां 5वां राजकुमार ली चेंगकियान रहता है। हालांकि यह जगह बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सी नौकरानियां हैं और वे सभी देखने में सुंदर हैं। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें ली चेंगकियान ने खास तौर पर अपने साथ रहने के लिए चुना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह उन्हें कितना चाहता होगा। हालांकि रुद्र देवदत्त के आने के बाद उसने सबसे पहले अधिकांश लोगों को वहां से भेज दिया, केवल 7 नौकरानियों को ही वहां छोड़ा जो थोड़ी अधिक शांत थी। हान ली ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महामहिम, हमने लोगों से संपर्क किया है, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं हैं, केवल लगभग 300 लोग हैं और उनमें से एक भी मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया। ये ली चेंगकियान द्वारा उसके लिए छोड़ी गई बैकअप योजना थी। वह मूर्ख नहीं था, वह चुपके से अपने लिए भी एक बैकअप योजना बना रहा था। लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होता। आप इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या आपके पास सिंहासन पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के कोई अन्य तरीके हैं? हालांकि उनके अपने विचार थे, फिर भी वे हान ली के विचार सुनना चाहते थे। हान ली सोच में पड़ गया और बोला, मेरी विधि वास्तव में बहुत सरल है। ये गुप्त रूप से शक्ति संचय करना है।
जब राजकुमारों के बीच लड़ाई लगभग समाप्त हो जाएगी तब महाराज बाहर जाकर उन्हें एक एक करके हरा सकते हैं। बहुत अच्छा, नियमित। रुद्र देवदत्त ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि उसके मन में भी यही विचार था। बिना साधना के केवल मुखिया के भरोसे प्रत्यक्ष वंशज प्राप्त करना वास्तव में कठिन है, और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए रुद्र देवदत्त ने शुरू से ही अत्यंत सतर्कता से काम लिया। इस मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए नाम कमाने की दिशा में सिर्फ पहला कदम था। यदि आप अदालत में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको बाहरी लोगों के सामने पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। सिंहासन जीतने की क्षमता। लेकिन रुद्र देवदत्त को हमेशा थोड़ी असहजता महसूस होती थी। उसकी डिक्शनरी में स्थिर जैसा कोई शब्द कभी नहीं था। अब जब उसे अचानक स्थिर रहने के लिए कहा गया तो रुद्र देवदत्त को अचानक लगा कि इस दुनिया में उसकी रुचि खत्म हो गई है। अब इसमें मजा नहीं आता। हान ली ने अचानक फिर कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि हम इस कार्मिक मंत्री के बारे में कुछ कर सकते हैं। रुद्र देवदत्त ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, आपका क्या मतलब है? हान ली ने आगे कहा, कार्मिक मंत्रालय 6 मंत्रालयों का प्रमुख है और यह कई अधिकारियों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। ये लगभग राजकुमारों के आकर्षण का केंद्र है। जैसे जैसे वह बोलता गया, हान ली की आवाज धीमी होती गई और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह तुरंत आगे बढ़ा और फुसफुसाया, महामहिम, मैंने एक ऐसे विष पर शोध किया है जो मार्शल आर्ट के उस्ताद को भी मार सकता है। यदि खुराक को नियंत्रित किया जा सके और व्यक्ति मेरे द्वारा तैयार किया गया विशेष प्रतिकार ले ले तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह और भी मजबूत हो सकता है। चलिए उसे सीधे जहर दे देते हैं। उसका जीवन या मृत्यु आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। हान ली रसायन शास्त्र का उस्ताद है। उसके लिए किसी विष का प्रतिकार तैयार करना एक आम बात है। लगभग किसी भी प्रकार की औषधीय सामग्री को जहर या शरीर के लिए लाभकारी दवा में परिवर्तित किया जा सकता है। रुद्र देवदत्त ने तुरंत अपना सिर उठाया और बेहद अजीब भाव से उसकी ओर देखा। तुम बच्चे हो, कितना भयावह। अध्याय 319 भयानक। हान पिंगा हुआ। उबाऊ, सचमुच थोड़ा उबाऊ। रुद्र देवदत्त हमेशा से ही स्पष्टवादी रहा है। उसकी शैली सभी नियमों को एक ही बल से तोड़ने की है। अब अचानक उसे रणनीति के बारे में बात करनी पड़ रही है, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रही है। शुरू में प्राचीन काल में लोगों की रुचि समझ से परे रूप से कम थी। प्राचीन काल की तुलना में क्या मैं यहाँ देवता बनने के लिए अधिक उपयुक्त हूँ? अपने विचारों को वापस लेते हुए रुद्र देवदत्त ने फिर पूछा, मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? हान ली ने तुरंत जवाब दिया, असल में महाराज को सबसे आखिर में आना था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटना घटी। हान साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट मास्टर थे, इसलिए महाराज को सबसे पहले आने का मौका दिया गया। बाहर यह बुरी अफवाह भी फैली हुई है कि महामहिम आदान प्रदान सम्मेलन में मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हान साम्राज्य के मार्शल आर्ट के उस्ताद के बारे में बहुत से दस्तावेज खोजे गए हैं। वह व्यक्ति हान साम्राज्य के अंतिम सेनापति ली आओहू का शिष्य था। ये ली आओहू और हमारा दागान राजवंश कट्टर शत्रु हैं, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः उस समय उनकी हत्या कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष के मन में महामहिम को पहले स्थान पर रखने के लिए कोई गुप्त मंशा है। रुद्र देवदत्त ने शांत भाव से सिर हिलाया और वह इस तरह की बातों को लेकर चिंतित नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो मार्शल आर्ट का उस्ताद अभी भी मनुष्यों की पहुंच के भीतर है। उसके नियमों के अनुसार वह साधना का उपयोग नहीं करता, लेकिन मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। उस समय वह मार्शल आर्ट के उस्ताद की ताकत से उससे लड़ेगा। जीत पक्की है। रुद्र देवदत्त को हारना नहीं आता था। वैसे क्यों ना हम तुम्हारे जहर का इस्तेमाल करके दागन के सम्राट को ही जहर दे दें, ताकि वह अपनी सारी संपत्ति मेरी तरफ लगा दे। क्या इस तरह से सिंहासन पर कब्जा करना आसान नहीं होगा? रुद्र देवदत्त ने अचानक उत्सुकता से पूछा। हान ली ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उचित नहीं है। दागन के सम्राट बचपन से ही सीमा पर लड़ते रहे हैं। वे बेहद दृढ़ निश्चयी हैं और लड़ने और जोखिम लेने का साहस रखते हैं। अगर उन्हें जहर दिया गया तो संभवतः उनकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। रुद्र देवदत्त ने खेदपूर्वक सिर हिलाया। इस समय हान ली ने फिर कहा, लेकिन थोड़ा सा जहर चलेगा। मैं एक ऐसा जहर इस्तेमाल कर सकता हूं जिसका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जब सब बेबस हो जाएंगे तब महाराज खतरे से बचाने के लिए एक दिव्य सैनिक भेजेंगे। यह एक अच्छा विचार है। रुद्र देवदत्त ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन दागन के सम्राट से मिलना आसान नहीं था।
उनके पास अभी उनसे मिलने का कोई अच्छा बहाना नहीं था, इसलिए उन्हें बाद में ही मौका ढूंढना पड़ा। लेकिन सच कहूं तो रुद्र देवदत्त को ऐसा लगा कि हान ली को साथ लाने के बाद खेल की कठिनाई अचानक बहुत कम हो गई। शुरुआत में रुद्र देवदत्त एक निकम्मा पांचवा राजकुमार था, जो एक बेहद खराब शुरुआत थी, लेकिन अब रुद्र देवदत्त को लग रहा था कि उसे एक दिव्य शुरुआत मिली है। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। बेशक इसका एक और कारण भी था। उनका ज्ञान और अनुभव इस दुनिया की सीमाओं से कहीं परे था। जहर को अपनी इच्छानुसार बनाने की तरह सामान्य लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खेल का कठिनाई स्तर कम कर दिया गया था और रुद्र देवदत्त को षड्यंत्र पसंद नहीं थे, इसलिए वह और भी ज्यादा उगने लगा। रुद्र देवदत्त मिंग्युए महल नहीं लौटा, बल्कि बैक्सियांगलू में शराब का सेवन जारी रखा और प्राचीन काल की सुंदरता का अनुभव किया। अगले दिन मार्शल आर्ट विनिमय सम्मेलन डोंगचेन जिले के मार्शल आर्ट मैदान में आयोजित किया गया था, जो पूरी राजधानी में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट मैदान था और इसमें एक ही समय में लगभग 20,000 लोग शामिल हो सकते थे। ये सभी वे स्थान थे जहां सम्राट आमतौर पर सैनिकों का निरीक्षण करते थे। क्या आपने सुना है कि 5वें राजकुमार ली चेंगगन को सबसे पहले उपस्थित होने के लिए निर्धारित किया गया है? हा, बहुत मजेदार। मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर में भाग जाएगा। इस निकम्मे को मार्शल आर्ट सम्मेलन में आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने कमजोर शरीर के साथ वह अपने किसी भी दांव से मारा जाएगा। कितनी खेदजनक बात है। अगर मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, तो हान साम्राज्य से इस मुसीबत से छुटकारा पाने में मदद लेना और अपने दागन साम्राज्य की बदनामी करवाना बहुत बुरा होगा। वहां लगातार फुसफुसाहट हो रही थी और कुछ लोग तो बिना किसी झिझक के सीधे सीधे बोलने भी लगे थे। जो लोग युद्ध देखने यहां आए थे वे सभी प्रतिष्ठित परिवारों के लोग थे और वे 5वें राजकुमार से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस सम्मेलन का केंद्र बिंदु हान साम्राज्य का जियांग झान या ब्रोकन स्वॉर्ड विला का वू हाओयुन नहीं होगा। ये 5वां राजकुमार ली चेंगगन था। लेकिन इस तरह की बातें स्पष्ट रूप से अच्छी नहीं थीं और उनमें से लगभग सभी ली चेंगगन को डांट रहे थे। महाराज आ गए हैं। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी और सभी ने मार्शल आर्ट के अखाड़े की ओर देखा, जहां उन्हें दगन के सम्राट शान से आते हुए दिखाई दिए। वहां मौजूद सभी लोग घुटने टेककर प्रणाम करने लगे। सम्राट अमर रहें, सम्राट अमर रहें। दोनों साम्राज्यों के बीच एक भव्य आयोजन होने के नाते मार्शल आर्ट विनिमय सम्मेलन में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से आवश्यक थी और प्रतियोगिता में मूल रूप से भाग लेने वाले सभी लोग बहुत उत्साहित थे। ये लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। इसके बाद दागन के सम्राट का भाषण आया। मंच पर सेनापति के पुत्र झो यांग ने रुद्र देवदत्त की ओर ठंडी निगाहों से देखा और फिर तिरस्कारपूर्वक कहा, 5वां राजकुमार वास्तव में बहुत अच्छे स्वभाव का है। असल में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह हमारे दागन साम्राज्य को शर्मिंदा करने आया था। ये सुनकर रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ा ली। उसने अपना सिर घुमाकर झुंझलाहट भरी नजरों से झो यांग को देखा और फिर हल्के से कहा, तुम इतने नीच हो, अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारो। हान ली ने कुछ नहीं कहा, वह सीधे झो यांग की ओर चल पड़ा। हालांकि 5वें राजकुमार के शब्दों को सुनने के बाद झो यांग के चेहरे पर अत्यंत तिरस्कार का भाव था। वह एक महान सेनापति का पुत्र है और उसका दर्जा निकम्मे 5वें राजकुमार ली चेंगगन से कहीं ऊंचा है। भला वह उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या उसे थप्पड़ मार दें? क्या उसमें हिम्मत है? इसके अलावा वह मार्शल आर्ट का आधा अधूरा उस्ताद है। मार्शल आर्ट के उस्ताद के अलावा और कौन उसे थप्पड़ मार सकता है? झो यांग ने हान ली को ठंडे लहजे में देखा। अगर दूसरे पक्ष ने सचमुच उस पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे मार डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हान ली उसके आगे आगे चल रहा था। उसका पतला शरीर इतना कमजोर था कि वह देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। इसी क्षण एक स्पष्ट और तीखी आवाज गूंजी और झट से झो यांग के गाल पर एक लाल हथेली का निशान दिखाई दिया और उसे बुरी तरह पीटा गया और वह 2 या 3 मीटर दूर जा गिरा, सिर चकराते हुए जमीन पर पड़ा रहा और उसे संभलने में थोड़ी मुश्किल हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? झो यांग दंग रह गया। उसे इस बल और गति पर प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इतनी तेजी! रुद्र देवदत्त ने झो यांग की ओर दोबारा नहीं देखा। वह शुवानहुआन क्षेत्र का स्वामी था और वह यहाँ सिर्फ खेलने आया था। क्योंकि यह मनोरंजन के लिए था, इसलिए इसे लापरवाही से करना स्वाभाविक था। क्या वह खुद को अपमानित करने के योग्य था? यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि क्या उसके पास आवश्यक योग्यताएं थीं।
सच कहूं तो धीरे धीरे राक्षसों को मारकर और अपना स्तर बढ़ाकर आगे बढ़ने की तुलना में रुद्र देवदत्त एक दिलचस्प लेख का मुख्य पुरुष पात्र बनना ज्यादा पसंद करता था। तो वह कल रात सोच रहा था कि क्या वह खुद को और अधिक शक्तिशाली सुनहरी उंगली दे सकता है, जैसे कि सैनिकों पर सेम फेंकना और सीधे 300,000 सैनिकों को बुलाना। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, रुद्र देवदत्त को उतना ही उबाऊ लगने लगता। इन दिनों युनशान की ओर एक नजर डालकर सो जाना बेहतर होगा। झो यांग ने भी प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट था और उसने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वह एक फुर्तीले चीते की तरह हान ली की ओर दौड़ा और उसकी आंतरिक शक्ति फूट पड़ी। हान ली ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके दुबले पतले शरीर से एक भयानक हत्यारा इरादा फूट पड़ा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं, 9 भूतों की तरह निर्दयी। पलक झपकते ही झो यांग स्तब्ध रह गया। वह पूरी तरह से तनावग्रस्त था, हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जो आंखें पहले जानलेवा लग रही थीं, वे भी पल भर में नरम पड़ गईं और एक शांत बिल्ली जैसी दिखने लगीं। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी पीठ में चुभा हुआ कांटा हो। अगर उसने खुद कोई कदम उठाया तो शायद अगली ही सांस में उसकी मौत हो जाएगी। हान ली ने उपहास किया, रुद्र देवदत्त की ओर मुड़ी और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ी हो गई। झो यांग का तेजी से धड़कता दिल धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन जब उसने रुद्र देवदत्त को देखा तो उसकी आंखों का भाव एकदम बदल गया। इससे पहले वह गुस्से के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, लेकिन हान ली ने अभी अभी जो बेहद दबी हुई सांस छोड़ी, उससे वह शांत हो गया। मार्शल आर्ट्स के उस्ताद? नहीं, निश्चित रूप से उससे भी अधिक। वह बचपन से ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, यानी अपने पिता दागान साम्राज्य के सेनापति के संपर्क में था। साथ ही वह पूरे दागान राजवंश का युद्ध कौशल का शिखर भी था। मार्शल आर्ट के उस्तादों में सबसे शक्तिशाली था और उसने युद्ध के मैदान में कम से कम 8,000 दुश्मनों को मार गिराया था। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि वह हान ली से बहुत पीछे है। उस तरह की बेहद भयावह दमनकारी भावना को तो पूरी तरह से एक ही स्तर का भी नहीं कहा जा सकता है। क्या हो रहा है? क्या 5वां राजकुमार व्यर्थ नहीं है? उसके आसपास इतना भयानक व्यक्ति क्यों होना चाहिए? हान पिंग हुआ। वह उस व्यक्ति को भी जानता था जो अक्सर 5वें राजकुमार के आसपास रहता था। वह उससे पहले भी मिल चुका था, लेकिन झो यांग ने रुद्र देवदत्त से कभी बात नहीं की थी। उनके विचार में कचरे से संवाद करना उचित नहीं है। अध्याय 320 भयानक शक्ति। अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ली चेंगगन हमेशा से ही गुमनाम जीवन जी रहा हो? युद्ध का स्वागत करने के लिए मंच पर केवल झो यांग और रुद्र देवदत्त ही नहीं, बल्कि दागन साम्राज्य के अन्य 8 लोग भी बैठे थे। उन्होंने भी अभी अभी जो कुछ हुआ उसे देखा। इस समय सभी 8 लोग आश्चर्यचकित भावों के साथ रुद्र देवदत्त को ध्यान से देख रहे थे। उनके विचार भी झो यांग के विचारों से मिलते जुलते थे। राजपरिवार में जन्म लेने वाला मूर्ख हो ही नहीं सकता। क्या ली चेंगगन जानबूझकर खुद को छिपा रहा है? ये बात सबको पता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने रुद्र देवदत्त को देखा तो उनके चेहरे पर पहले जैसा तिरस्कार और उपहास नहीं था, बल्कि वे बेहद गंभीर थे। इस बार मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन में ली चेंगगन सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। जल्द ही मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन का आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ और सम्मेलन की अध्यक्षता उनके दागन राजवंश के सेनापति ने की। यहाँ तक कि उनके जैसा व्यक्ति भी इसकी अध्यक्षता करने के लिए आगे आया, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि मार्शल आर्ट आदान प्रदान सम्मेलन को कितना ध्यान मिला। जनरल लोहे की टावर की तरह हट्टा कट्टा था और उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली जानलेवा आभा निकल रही थी। ये वह स्वभाव था जो युद्ध के मैदान में लंबे समय तक रहकर विकसित हुआ था। जनरल के प्रकट होने के बाद मार्शल आर्ट का अखाड़ा भी बेहद शांत हो गया। अब कृपया पहले खिलाड़ी का स्वागत करें। देगन साम्राज्य के ली चेंगगन बनाम हान साम्राज्य के जियांग जान। जियांग झान ने दागन साम्राज्य के युद्ध मंच से ऊंची छलांग लगाए और अचानक मंच पर उतर गए। मंच छोड़ने का उनका यह आकर्षक तरीका देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह ऊंचाई पूरे 50 मीटर है। क्या ये कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद है? ये तुलना ली चेंगगन को देखिए, ये तो सरासर मजाक है। अरे, इस बार हमारे दागन साम्राज्य में कोई मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। मुझे डर है कि हम हारने वाले हैं। चर्चा की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ ने सिर हिलाकर आह भरी।
दागन साम्राज्य के युद्ध क्षेत्र में रुद्रदेवदत्त ने लोगों की भीड़ पर नजर डाली और उसे फिर से बहुत ऊब महसूस हुई। आखिरकार वह पहले से ही बेहद ताकतवर था, लेकिन उसे इन लोगों के साथ अभिनय करना था जो वास्तव में बहुत उबाऊ था। जब रुद्रदेवदत्त पहली बार खेलने के लिए अपनी ही दुनिया में आया तो वह अच्छा समय बिताना चाहता था और प्राचीन दुनिया में होने का अनुभव करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि रुद्रदेवदत्त को मजा आने लगे, उसे बहुत बोरियत महसूस होने लगी। दागन राजवंश में कितने लोग होते हैं? जब वह शुवानटियम क्षेत्र में था तब वह एक दुनिया का स्वामी था और अनगिनत लोगों का जीवन और मृत्यु उसके विचारों पर निर्भर थी। इसके विपरीत रुद्रदेवदत्त को लगा कि उसका व्यवहार थोड़ा बचकाना था। झूठ है क्या तुम्हें अपने मालिक के साथ खेलना मजेदार लगता है? रुद्रदेवदत्त की शांत आवाज सुनाई दी और हान ली ने उपाधियों के बीच का अंतर सुना, इसलिए वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक बोला, मास्टर एक अजेय बलवान व्यक्ति हैं और चींटियों के समूह के साथ खेलना स्वाभाविक रूप से उबाऊ होता है। जब हान ली पहली बार आया तो उसे भी थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई, लेकिन केवल 2 या 3 दिनों के बाद उसे थोड़ी ऊब महसूस होने लगी। आखिरकार यह एक नश्वर संसार है। भले ही उन्हें साधना करने की आवश्यकता न हो, वे अपनी दृष्टि और साधनों से जो चाहे कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है। अगर कोई काम आसानी से किया जा सकता है तो उसमें मजा ही क्या है? युद्ध के मैदान पर बाकी लोगों ने उन दोनों की बातें सुनी, सभी सदमे और भ्रम में थे। एक चींटी क्या होती है और एक अजेय बलवान व्यक्ति क्या होता है? क्या ली चेंगगन की पहचान वाकई असाधारण है? रुद्रदेवदत्त मुस्कुराया और उसने अपना सिर घुमाकर आकाश की ओर देखा। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। नश्वर संसार में भटकना उबाऊ है। इससे बेहतर है कि मैं यही देवता बन जाऊं। इस पल तैयारी के मंच पर मौजूद सेनापति ने भौहें चढ़ाते हुए असंतुष्ट भाव से कहा, यदि तुम 10 सांसों के भीतर मंच पर नहीं गए तो इसे आत्मसमर्पण माना जाएगा। जैसे ही यह बात कही गई, आसपास के दर्शक प्लेटफार्मों पर उपहास की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने कहा था कि ली चेंगगन की इसमें भागीदारी महज एक मजाक है। आपको अब भी लगता है कि उसमें कुछ काबिलियत है? कितनी घटिया काबिलियत है उसकी। हाँ, ये सच है। दूसरे साम्राज्यों के लोग भी यहाँ युद्ध देखने आते हैं। क्या 5वां राजकुमार हमारे दागन साम्राज्य को शर्मिंदा नहीं कर रहा है? धत्तेरी की। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले दागन सम्राट भी निराश थे और वे ली चेंगगन को सीधे मौत की सजा देना चाहते थे। ये तो फिजूल खर्ची है। इससे दागन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ। समय तेजी से बीत गया। सेनापति ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर उदासीनता से कहा, दागन साम्राज्य मान्यता देता है। इसी क्षण अचानक एक हल्की सी मुस्कान सुनाई दी। जनरल साहब, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अचानक सभी ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि रुद्रदेवदत्त अचानक ही रिंग में आ गया था और जनरल से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा था। जनरल ने अचानक प्रतिक्रिया दी और उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। 3 मीटर, बहुत करीब। और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अगर दूसरा पक्ष मार्शल आर्ट का उस्ताद होता तो उस पर हमला करने पर उसकी मौत हो जाती। वह यहाँ कब आया और उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? लड़ाई के मंच पर शेष 9 प्रतियोगियों ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया। उनके चेहरे खौफ और असीम भय से भरे हुए थे। झो यांग अचानक खड़ा हो गया और अविश्वास से बोला, वह वहां कैसे पहुंचा? अभी कुछ देर पहले ही उसकी नजरों के सामने से रुद्रदेवदत्त पलक झपकते ही गायब हो गई और फिर रिंग पर आवाज सुनाई दी। क्या ये टेलीपोर्टेशन है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा जादू कैसे हो सकता है? मंच पर जनरल की भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। उन्होंने रुद्रदेवदत्त को ध्यान से देखा और फिर जोर से कहा, अगला मुकाबला ली चेंगगन का होगा, जो जियांग जान से लड़ेगा। ये कहते हुए वह मुड़ने और जाने ही वाला था कि पास से गुजरते हुए उसने ली चेंगगन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। महामहिम 5वें राजकुमार, यदि आप पराजित होते हैं तो आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। महामहिम ने आदेश दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति में रिंग पर नहीं मरेंगे। रुद्रदेवदत्त के अचानक प्रकट होने से उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसने सोचा कि यह उसकी ही लापरवाही थी। शुरू करना। जनरल एक तरफ हटकर जोर से बोला, फुफ। आवाज बंद होते ही खून का फव्वारा फूट पड़ा और रुद्रदेवदत्त देखते ही देखते मौके से गायब हो गई। और अहंकारी स्वभाव वाले जियांग झान के शरीर के सीधे 2 टुकड़े हो गए और उसका ऊपरी शरीर धीरे धीरे गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अब भी भ्रम और उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ? जियांग झान की अचानक मौत से सभी लोग स्तब्ध रह गए। मौन।
पूरा मार्शल आर्ट का अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया और हर कोई इस दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा, मानो अपनी चेतना को वापस पाने में असमर्थ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग झान खो गया। इस बड़े बदलाव ने सबको चौंका दिया। जाहिर है उन्हें ली चेंगगन की ताकत इतनी भयावह होने की उम्मीद नहीं थी। रिंग के एक कोने में झू क्योंग्याओ ने सफेद घूंघट ओढ़ा हुआ था। इस समय उसने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। क्या ली चेंगगन के पास वाकई इतनी ताकत है? मार्शल आर्ट के उस्ताद जियांग झान को एक ही झटके में मारना इतना आसान नहीं होगा। मार्शल आर्ट का उस्ताद ही मार्शल आर्ट का अंतिम लक्ष्य होता है। सेनापति जियांग झान को हराने के लिए केवल अपने अनुभव पर ही भरोसा कर सकता है, लेकिन ली चेंगगन ने ये कैसे किया? एक दर्शक के रूप में रुद्र देवदत्त ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए जियांग झान को हरा दिया। सबसे अहम बात है गति। रुद्र देवदत्त की गतिविधियों को लगभग कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस पल यहां तक कि दागन का सम्राट भी अचानक खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि वह एक सम्राट है, लेकिन वह युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के लिए भी जा चुका है और उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास भी किया है। अब वह मार्शल आर्ट का उस्ताद है, लेकिन अभी तक उसे यह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि रुद्र देवदत्त ने यह कैसे किया और उसने जियांग झान को सीधे मार डाला। रुद्र देवदत्त की आवाज बेहद शांत थी, जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। अगला